वो मेरी भारी मिस्टेक थी कि मैं एवरेज डाउन पहले बहुत करता था। पोर्टफोलियो एक बार 70% वाइप आउट भी हो गया था। तो इतने साल में सर, अभी जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया है उस हिसाब से अभी आप क्या चीज़ों को फॉलो करते हो और अभी आपका मेथड क्या है? 4 पिलर हैं स्ट्रैटेजी के: Correct. स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट और पोजीशन साइजिंग। जब मैंने पास्ट विनर्स को स्टडी करा सारे, लॉन्ग टर्म में प्राइस जो है वो स्लेव है अर्निंग पावर का, गेम है प्रोबेबिलिटी का। द स्टॉक्स दैट हैव ऑलरेडी डबल्ड आर लाइकली टू डबल। मार्केट चेंज को रिवॉर्ड करती है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। प्राइस, वॉल्यूम और अर्निंग्स पे अगर मैं फोकस करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप एक स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, सर आपके जो रिटर्न्स रहे हैं साल के, मतलब आपका बेस्ट साल कौन सा था और कितना परसेंट रिटर्न था? बेस्ट साल था। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है वो है हिमांशु शर्मा जी। और अगर मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछूं कि एज अ ट्रेडर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है, तो आप एक ही आंसर बोलोगे, वो होगा स्टॉक सिलेक्शन। तो आज के वीडियो में हिमांशु जी ने हमें बताया है 3 अलग मेथड जिसके बेसिस पे आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। और आज का जो ये वीडियो है ना, वो पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमांशु जी ने यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे वो एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, कैसे उनमें वो ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे वो अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हिमांशु जी एक स्विंग ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है, वो आज आप लोग ये वीडियो में जाके समझिए और देखिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, हम लोग जाते हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे ये पॉडकास्ट को, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट में कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो फिर जाते हैं हम हमारे हिमांशु जी के पास और सीखते हैं उनकी ये मेथड। वेलकम हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे यहाँ पे आए हो। थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मैंने अभी तक सीखा है इतने सालों में, तो किसी और का उतना टाइम वेस्ट ना हो, वो जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ जाएं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे। थैंक यू हिमांशु भाई, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोल रहे हो। बट मैं आपको देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आप बड़े अच्छे आपके व्यूज़ होते हैं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स प्राइस एक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो उस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं। तो सर, हम आपकी जो मेथड है उसके बारे में तो डेफिनेटली मैं आपसे पूछूंगा, बट आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कैसे शुरू किया मार्केट में, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। सर मैंने बीटेक ख़त्म करी 2013 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। और फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो शुरू से फैमिली में ये इन्वायरमेंट था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो वहाँ से फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी मैंने। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में जॉब कर रहा था। तो लेकिन वो क्या था कि पहली बार होता है जब आपकी जॉब लगती है, तो हम लोगों को भी सेक्शन 80C में 1.5 लाख टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्ट करना था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे म्यूचुअल फ़ंड बताया, एक कोई और फ्रेंड थे उन्होंने यूलिप मुझे बताया, वो भी मैंने कर लिया। थोड़ा जो बैलेंस था उसमें म्यूचुअल फ़ंड उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने पहली बार ELSS क्या होता है, म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, ये पढ़ना शुरू किया 2015-16 में। उसके बाद म्यूचुअल फ़ंड डेली, क्योंकि उसकी NAV ऊपर नीचे जाती थी, तो उससे बड़ी फैसिनेशन हुई कि ये क्या कर रहे हैं, रोज़ पैसे ऊपर नीचे देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं ट्रैक करने लगा। तो फिर मैंने देखा ये अच्छा स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं। तो पढ़ने का मुझे शुरुआत से इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, मैं बहुत देर पढ़ता हूँ। तो फिर ये फील्ड में आने के बाद लगा कि यहाँ तो पढ़ाई करने के पैसे भी मिलते हैं। तो ये मोटिवेशन आई यहाँ पे कि जो नॉलेज है उसी, वो नॉलेज भी बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। तो मैं पढ़ता रहा लगातार। स्टार्टिंग मैंने फंडामेंटल एनालिसिस से की, 2016 से करीब 18-19 तक आप कहेंगे तो मैं प्योर FA पे चल रहा था। तो लॉसेस भी मेरे बहुत ज़्यादा हुए। फिर कोई मुझे मिल गया, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में थे। उन्होंने देखा कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो उन्होंने अब उनके कोई नॉन वन थे इंडोनेशिया में, उनका बताया। तो इंडोनेशिया में कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी,
तो मैं 2019 में अपनी जॉब से रिज़ाइन करके बाहर चला गया और वहाँ जाकर क्रूड पाम ऑयल निकल की ये ट्रेडिंग थी। मेरे गुरु थे वहाँ पे जिनसे मैं सीखा। फिर वो 3 लोग थे बेसिकली। स्टार्टिंग में तो जब आप बिगिनर होते हैं, कहीं ज्वाइन करते हैं, तो हर तरीके के काम आपको करने पड़ते हैं, तो मैंने भी वैसा किया। फिर उन्होंने मेरे को, वो सिंधी थे 2 लोग, एक कराची बेल्ट से थे, तो उन्होंने मेरे को सिखाना शुरू करा। मैं बहुत देर पढ़ता था, तो उनकी गाइडेंस में फिर मैंने FA और TA दोनों मर्ज करके प्रोसेस अपना स्टार्ट करा। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में मेरा बहुत लॉस हो गया था 2018-19 में, वो मेरी मिस्टेक्स थी। तो बाद में जब मेरे को TA समझ में आया, तो फिर यहाँ तक जो मैं भी आज बैठा हूँ, तो वो टेक्नो फंडा का एक कॉम्बिनेशन है मेरे प्रोसेस में, जिसको मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। तो ये मेरी जर्नी रही पूरी। ओके सर, बहुत ही सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जो अपने जॉब में मतलब प्रॉपरली सेटल था, और वो भी गवर्नमेंट जॉब, उसने जॉब छोड़ के सीधा ये चीज़ को स्टार्ट किया था। तो सर, ये जो आपने इंडोनेशिया वाला बोला, वो मतलब वो क्या ट्रेडर थे वो भाई? सर वो, उनको बहुत साल हो गए थे बाज़ार में, तो अभी वो रहे नहीं, एक्सपायर हो गए, काफ़ी एज थी। तो बहुत टाइम से वो इन्वेस्टर थे। वो चार्ट वगैरह ज़्यादा नहीं देखते थे। वो आप कह लीजिए कि एक शायद तजुर्बा इतने सालों का हो गया था कि उनको पता था कि किस कंपनी को लेकर के बैठना है। तो लेकिन मेरी जो इंक्लिनेशन थी स्टार्टिंग में, वो ट्रेडिंग की तरफ को ज़्यादा थी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और टू बी ऑनेस्ट, कॉमोडिटी में और फॉरेक्स में जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ उस सेगमेंट में, तो वहाँ कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म वाले कॉन्सेप्ट थे भी नहीं वहाँ पे, जो मैंने नहीं सुने थे। तो USD जापानीज येन है, या US कोई करेंसी पेयर ट्रेड हो रहा है, या क्रूड पाम ऑयल निकल की ट्रेडिंग हो रही है, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के चार्ट्स वो लोग देख रहे थे। मैं TA में नया था, तो मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो मूविंग एवरेज वगैरह या जो भी हम यूज़ करते हैं, इंडिकेटर, CCI, स्टोकेस्टिक, ये सब वो मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लगा रहा था। तो वो इन्वेस्टर थे, लेकिन वो इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से ही सिखा रहे थे, लेकिन वो हमें होता है ना स्टार्टिंग में सब कुछ करके देखना है। तो उस वजह से मैं वो चीज़ ग्रैस्प करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। मतलब उनके साथ ये हुआ कि 1.5 साल में मुझे समझ में आ गया क्रक्स, नहीं तो मुझे खुद से अगर मैं करता तो मुझे शायद 5-6 साल लगते। वो तो है सर कि अपने लाइफ में कोई एक मेंटोर हो तो जल्दी थोड़ी आइडिया आ जाती है। तो सर, अभी आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में, कितने साल से आप काम कर रहे हो? सर अगर आप बिगिनर फेज़ मेरा हटा देंगे 2016 से 20 का, तो 20 से आप कहें कि अभी 5-6 साल हो गए। लेकिन वो एक फेज़ था जिसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुई थी, तो पोर्टफोलियो एक बार 70% वाइप आउट भी हो गया था। तो समझ में आया कि क्या नहीं करना है। तो अगर मैं उस फेज़ को भी काउंट करूं तो ऑलमोस्ट 9 साल हो गए मुझे मार्केट में। डेफिनेटली उसको तो काउंट करना ही चाहिए सर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो फेलियर की वजह से ही आपको समझ में आया होगा कि यार हमें कुछ और करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। करेक्ट है जी। राइट सर। तो इतने साल में सर, अभी जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, उस हिसाब से अभी आप क्या चीज़ों को फॉलो करते हो, और अभी आपका मेथड क्या है? सर मेथड मेरा, मैंने डैन ज़ैंगर के न्यूज़लेटर्स पढ़े हैं सारे, और उन्होंने 1996-7 से लिखना शुरू किया, तो करीब 70-80 हज़ार पेज हैं। निकोलस डार्वस को मैंने फॉलो किया। तो सबके मेथोडोलॉजी में और जो मैंने सीखा उसमें एक चीज़ मुझे कॉमन ये नज़र आई कि मार्केट में 2500 स्टॉक्स हैं। तो मैं रोज़ रोज़ स्कैनिंग करूं और फिर रोज़ रोज़ 150-200 नाम स्कैन करूं, उससे बेटर है कि मैं वो स्टॉक्स देखूं जहां पर अर्निंग अच्छी है। जब मैंने पास्ट विनर्स को स्टडी करा सारे, तो मैंने देखा कि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द विनर्स वो थे जिनमें अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, अर्निंग सरप्राइज था, अर्निंग एक्सेलरेट हुई, और फिर फंड हाउसेज उसमें बाइंग करने आए, वो स्टॉक मल्टीबैगर बने। तो उनमें कुछ ऐसे विनर्स भी थे जिनमें अर्निंग नहीं थी, लेकिन उनका रेशियो कम था। और ये गेम है प्रोबेबिलिटी का। अगर मुझे अपनी प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव करनी है, तो मेरा एक टाइम ऐसा माइंड चला कि क्यों ना मैं वो स्टॉक्स देखूं जिनमें अर्निंग्स है बैक में। तो मेरे को रोज़ रोज़ स्कैनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, क्वार्टरली मेरे पास एक अच्छी अर्निंग वाली लिस्ट आ जाएगी। उन अर्निंग में मैं देखूंगा अर्निंग सरप्राइज किस में, क्योंकि अर्निंग अच्छी का मतलब होता है जैसे कुछ फर्टिलाइज़र कंपनी है, आप जून के क्वार्टर में देखेंगे तो अर्निंग उनकी अच्छी आएगी, फिर 2 क्वार्टर अच्छी नहीं आएगी, फिर 2 अच्छी। ऐसा सिक्लिकल नेचर नहीं चाहिए। कुछ ऐसा ट्रिगर हो बिजनेस में जो 7-8 क्वार्टर तक उसकी अर्निंग को मेंटेन कर पाए, एक्सेलरेट कर पाए। तो अभी जो मैं करता हूँ, मैं स्कैनिंग रन करता हूँ, वो अर्निंग बेस्ड मेरा मेन स्कैन है।
मैं अर्निंग्स ट्रैक करता हूँ कंपनीज़ की, जहाँ पे अर्निंग अच्छी है और वो छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स हैं, यानी 1,000 से 10,000 करोड़ के बीच में। क्योंकि मैं जैसे आपको अभी बताऊंगा, तो मेरा जो डेटाबेस में जब मैं गया तो सारे स्टॉक्स मैक्सिमम जो मल्टी बैगर बने वो स्मॉल कैप स्पेस से आए थे। जैसे लॉरस लैब था, डिक्सन टेक्नोलॉजी, दीपक नाइट्राइट, टाटा एलेक्सी, बालाजी मीन, अल्काइल अमीन, ये सब कोविड के विनर। उसके बाद 2022 के बाद आप आएंगे तो एलिकॉन, अपार, मिर्जा इंटरनेशनल, ये सब छोटे छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स थे। तो मैंने देखा कि एक तो छोटी एम कैप हो और अर्निंग उसमें सरप्राइज और एक्सेलरेशन हो। फिर मैं रिसेंट उनकी 1-2 पीपीटी देखता हूँ कंपनी की, थोड़ा पढ़ता हूँ कंपनी करती क्या है, उसके अंदर कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट होगा या कुछ नई मैनेजमेंट आई है या ऐसा कुछ हुआ है जो फ्यूचर अर्निंग को एक्सेलरेट कर सके। तो मेरा प्रोसेस, पहले वो एक अर्निंग की लिस्ट मेरी रेडी हो जाएगी, उसके बाद मैं उन्हीं स्टॉक्स में टेक्निकल्स अप्लाई करूँगा, उन्हीं स्टॉक्स में जो स्टॉक बायबल हैं उनकी तरफ देखूँगा और फिर उनको बाय करूँगा। तो अब इस लिस्ट से बाहर अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो मेरे को वो देखना नहीं। वो हो सकता है कि एक बहुत शॉर्ट टर्म का एक ट्रेड हो जाए कभी, लेकिन 99% ऑफ द टाइम अर्निंग्स बैक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग रहती है। तो स्कैनर भी अर्निंग बेस्ड है। रिलेटिव स्ट्रेंथ और आईपीओ स्कैन जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, कभी हाई आरएस वाले स्टॉक्स देख लिए, लेकिन मैंने जो पढ़ा है कि जिनकी अर्निंग अच्छी है उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये आपका मेरे को लॉजिक बहुत अच्छा लगा कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ तो करना है, बट यूज़ भी वहाँ करना है जहाँ पे स्टॉक फंडामेंटली, मतलब आप बोल रहे हो ना कि उसका बेस ही स्ट्रांग है। करेक्ट। और वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ सर, आप मुझे बताइए आपकी मेथड क्या है। और ये चीज़ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कुछ चीज़ों में अप्लाई करने में काम आएगा। तो सर ये मेरे बारे में है, मैं CMT लेवल 3 क्लियर किया, मेरा अभी चार्टर आ जाएगा। तो CFT सर्टिफिकेट मैंने लिया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस से। STA से मैंने MSTA लिया। मैं मेंबर हूँ MSTA CMT एसोसिएशन, IFT और ATA का। जकार्ता मैंने जैसे आपको बताया मैंने 4 साल काम किया और पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में था सर। तो मेरे 4 पिलर्स ये हैं पूरे प्रोसेस के, कि सबसे पहला प्रोसेस स्टॉक सिलेक्शन है, एंट्री है, पोजीशन साइजिंग है, एग्जिट है। Correct. तो आई थिंक ये 4 ही चीज़ें हैं जिन पर आपका कंट्रोल है कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है, कहाँ पे लेना है, कितना लेना है और कहाँ पे बेचना है। इन 4 चीज़ों के अलावा मेरा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जहाँ मैं बैठ कर के ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ उधर रूम में न्यूज़ फ्लो नहीं होना चाहिए। तो न्यूज़ मैं नहीं फॉलो करता हूँ। मैं ज़्यादा किसी को, जैसे ब्रोकर रिपोर्ट आई, टारगेट वगैरह, वो सब मैं नहीं देखता हूँ। लर्निंग पर्पस के लिए मैं उसको देख सकता हूँ, और ज़्यादा ये नहीं कि ये ईरान इजराइल का वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वो सब मेरे को सुनना नहीं है। करेक्ट। बिकॉज मेरा बेसिक सा एक प्रिंसिपल है जो मैं देख चुका हूँ पास्ट विनर्स पढ़ के, कि 20-30 साल से ये प्रिंसिपल वर्क कर रहा है और सब इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फिर वो नॉइजलेस आप बोल सकते हैं मेथड है। तो स्टॉक स्क्रीनिंग में मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि पास्ट विनर्स में सर सबकी सब अप ट्रेंड में थे। जब उनका एक 3x 4x 5x वाला मूव आया तो स्टार्टिंग में सभी अपने 200 डेज के एक मूविंग एवरेज के ऊपर आए, और सब की सब अपने 52 वीक लो से एटलीस्ट 50% ऊपर थे। करेक्ट। जैसे आप जीनस पावर देखेंगे 110 पे जब मैंने उसको ट्रेड करा तो वो ऑलरेडी 50% ऊपर था। लॉरस लैब भी आप कोविड में देखेंगे, जो भी स्टॉक हाई बना रहा है वो जनरली अपने लोज से 50% तक ऊपर आ गया होगा। और बहुत पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना नीचे में स्टॉक को ले लूं, पर नीचे वाले स्टॉक्स बहुत सारे हैं और दूसरा ये नहीं पता कि वो कितना टाइम लेंगे। तो मैं मानता हूँ कि मैं लॉस से ये जो पोर्शन मिस कर रहा हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहा हूँ कंफर्मेशन का, क्योंकि मेरे पास कोई रिसर्च एनालिसिस वाली टीम तो है नहीं, मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ। करेक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि एम्प्लॉय रखने से अच्छा मैं कुछ प्रीमियम पे कर दूं स्टॉक को नीचे से मिस करके, एटलीस्ट बायर कंफर्मेशन आ जाएगी। तो ये सभी स्टॉक्स अपने हाइस के क्लोज थे, विद इन 15-20% अपने हाइस के पास थे, एंड दे वर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ आफ्टर अ डाउन ट्रेंड और अ साइडवेज ट्रेंड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को कि हाई के पास भी हैं और डाउन ट्रेंड से भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो कभी कभी होता ऐसा है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाता है ऊपर से, और करेक्शन के बाद वो एक लंबा बेस बनाता है, साल का 1.5 साल का। तो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस में रिवर्सल सेटअप बोलते हैं, कि वो डाउन ट्रेंड से साइडवेज गया और फिर वो रिवर्स हो रहा है। तो ऐसा स्टॉक अपने 52 वीक हाई या 6 मंथ हाई के पास होगा,
और अपने लो से भी बहुत चल चुका होगा। ऐसा कैम्स में ऐसा हुआ था, अगर आप कैम्स का वीकली चार्ट देखेंगे तो वो बहुत करेक्ट हुआ। उसके बाद उसने एक लंबा बेस बनाया, साइड वेज गया। तो इन सब में वॉल्यूम स्पाइक्स होती है, जनरली वॉल्यूम हमें बताती है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है इधर। जैसा मैंने बोला अर्निंग्स में देखता हूँ, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जनरली मल्टी बैगर्स ज़्यादातर, जब मैंने पास डेटाबेस पढ़ा तो रिसेंटली लिस्टेड वाले ज़्यादा मल्टी बैगर बने हैं 5-6 साल में जिनकी लिस्टिंग हुई है। जैसे आप डिफेंस के बहुत सारे नाम देखेंगे तो मस्डॉक हो गया, रेलवे में RVNL हो गया, तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो 5-6 साल में रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया जितनी यंग कंपनी है और छोटी कंपनी है वो थोड़ा तेज भाग सकती है। करेक्ट। जैसे डी-मार्ट भी एक अपने टाइम का IPO आया था, वो भी भागा। तो दूसरा ये चीज़ मैं सीखा कि इन्फेंट इंडस्ट्री वो होनी चाहिए, ये मैं निकोलस डार्वस से सीखा। निकोलस डार्वस हाउ आई मेड $2 मिलियन, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें वो थियोकोल केमिकल को ट्रेड कर रहे हैं जो रॉकेट के लिए फ्यूल बनाती है। उसके बाद वो एक स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं जो फिल्टर्ड सिगरेट्स का है। तो ये इन्फेंट इंडस्ट्री माने वो इंडस्ट्री जिस पर कोई बहुत बड़ा कैटलिस्ट चल रहा है। जैसे अभी आप सुनेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात हो रही है हर जगह, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी लगेगी तो हमें वो एनर्जी स्टोर करने के लिए बेस्ट चाहिए। या आप पहले देखेंगे तो डिफेंस और शिप बिल्डिंग का एक दौर आया था, रेलवे स्टॉक्स का एक केपेक्स अनाउंस हुआ तो वो एक दौर आया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चला। तो इन्फेंट इंडस्ट्री माने वो इंडस्ट्री जिसका एक ग्रो करने का पोटेंशियल है 5-10 साल का, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया। या कोविड के बाद आप देखेंगे तो फार्मा और एक IT का एक दौर आया। तो फिर स्टार्टिंग PE जो है 30 से कम जनरली रहती है इन मल्टी बैगर्स की स्टार्टिंग वैल्यूएशन। तो इसलिए मेरे को भी मेरे मेंटर ये बोलते थे कि जो करेक्शन आती है मार्केट में या एक बेयर मार्केट आती है, उस टाइम आपका सबसे बड़ा पैसा बनने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आपके ये सारे स्टॉक्स जो हैं पैनिक में लोग सेल करते हैं और इनकी वैल्यूएशन बहुत नीचे आ जाती है। इसका एग्जांपल जैसे आप दीपक नाइट्राइट को उस टाइम पढ़ेंगे कोविड में, तो कंपनी पहले से अच्छा कर रही थी, अर्निंग भी थी, लेकिन कोविड फॉल की वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ तो उसकी स्टार्टिंग PE जो है वो 13-15 की PE पे आ गई थी। तो इतना वो सस्ता स्टॉक हो गया कि वो 575 से फिर वो 3000 की उसने जर्नी शुरू करी अपनी। तो जनरली स्टार्टिंग वैल्यूएशन मैं मानता हूँ मैटर्स अ लॉट, बिकॉज अगर आप कोई ऐसा स्टॉक ले रहे हैं जो 90-100 की PE पर है, तो आप मान के चलें कि उतनी PE को जस्टिफाई करने के लिए उसको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। करेक्ट। और अगर 1-2 क्वार्टर भी ग्रोथ मिस हो गई तो फिर मार्केट उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा गिराती भी है। जैसे ट्रेंट के केस में ये हुआ, डी-मार्ट के केस में भी यही हुआ कि कंपटीशन आ गया ई-कॉमर्स स्पेस से, तो अब आपको वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ आई नहीं। तो हाई वैल्यूएशन वाले, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग, आप उसको ले सकते हैं, बट ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो ग्रोथ है वो उतनी है, जिसको पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में पेग रेशियो का एक फॉर्मूला दिया कि हम PE रेशियो को अर्निंग ग्रोथ से कंपेयर करेंगे। तो ये पास्ट विनर्स में सब में कॉमन था। तो 3 स्कैन्स में जनरली रन करता हूँ, अर्निंग स्कैन, रिलेटिव स्ट्रेंथ और IPO एक स्क्रीन है मेरी। तो अर्निंग स्कैन में जनरली मैक्सिमम नाम आ जाते हैं जहाँ पे मुझे फोकस करना है। अभी कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग मुझे मिले, वो बोले यार ये फोर्स मोटर को देखो, इसमें तो अभी अर्निंग नहीं है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है। आप उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो अदर इनकम है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल आइटम में। तो मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ तो स्टॉक की अच्छी है। जैसे कभी कभी बायोटेक के कुछ नेम होते हैं या वॉकहार्ट जैसा कोई नाम हो गया जिसमें अभी अर्निंग नहीं है, लेकिन चार्ट बहुत अच्छा है, बाद में अर्निंग आ सकती है। तो जब मैंने अपना पास्ट डेटाबेस पढ़ा तो मैंने खुद देखा कि आइनॉक्स विंड करके एक स्टॉक मैंने ट्रेड किया था 220, तब वो प्री स्प्लिट प्राइस था, वो लॉस मेकिंग थी कंपनी, तो लॉस कम हो रहा था, लॉस मेकिंग थी, लेकिन वो टर्न अराउंड की तरफ जा रही थी, लेकिन चार्ट पहले ही वो सुधर गया था। करेक्ट। तो ऐसे नाम देख लें, मिस ना हो, कम से कम एक नज़र चली जाए, उसके लिए मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक स्कैन रन करता हूँ। लेकिन ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन जो है बहुत स्ट्रिक्ट स्कैन होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे हाई चाहिए 80 एंड अबव, और नियर स्टॉक नियर हाइज हो, विद इन 20% ऑफ नियर हाइज हो, क्योंकि इनमें अर्निंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट स्कैन चाहिए। करेक्ट। और IPO स्कैन मैं इसलिए रन करता हूँ क्योंकि अर्निंग और रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों कभी कभी IPO स्टॉक्स में नहीं विजिबल होगी, कुछ अभी अभी लिस्ट हुए हैं, जैसे
आयरेडा का एक चार्ट था 60-65 पर, वो बेस बनाया उसने, लेकिन उसमें आपको आरएस नहीं मिलेगी, उसमें आपको ईपीएस भी नहीं मिलेगी क्योंकि स्टॉक अभी अभी लिस्ट हुआ है। राइट। तो अर्निंग स्कैन ये आप पढ़ेंगे, ये एक एक्सर्प्ट है, ये निकोलस डार्वस हाउ आई मेड $2 मिलियन में वो बोलते हैं कि व्हेन आई ऑब्जर्व, तो कुछ स्टॉक्स जो हैं वो डाउनवर्ड जा ही नहीं रहे थे मार्केट के साथ, जबकि मार्केट डाउनवर्ड जा रही थी। Okay. सो ये लिख रहे हैं, आई फाउंड द मेजॉरिटी ऑफ दीज वर कंपनीज हुज अर्निंग ट्रेंड्स पॉइंटेड शार्पली अपवर्ड्स। तो उनमें अर्निंग थी, तो मेरे को ये कंक्लूजन मिली कि कैपिटल वॉज फ्लोइंग इनटू दी स्टॉक्स। तो उन्होंने बोला जैसे एक डॉग किसी सेंट को फॉलो करता है, ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस भी अर्निंग्स को फॉलो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में प्राइस जो है वो स्लेव है अर्निंग पावर का। तो उन्होंने बोला कि एक स्टॉक के बढ़ने के 100 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अर्निंग मूवमेंट वाला ही रीज़न चाहिए, बाकी 99 से मुझे मतलब नहीं है। राइट। तो ये मेरा ब्रेड एंड बटर स्कैन है। इसमें मैं अर्निंग स्कैन करने के लिए पहले मैं इस रीसेंट क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले क्वार्टर से 25% से ज़्यादा हो। ओके। तो ये एक मेरे पास लिस्ट आ जाएगी स्टॉक्स की। इसको मैं बोलता हूँ अर्निंग सरप्राइज। ये मैं 25% से ज़्यादा इस क्वार्टर में अर्निंग हो गई। अभी कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ईयर ऑन ईयर क्यों नहीं देख रहे। उसका रीज़न ये है कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक्सप्रेस वे पे आपकी गाड़ी दौड़ रही है, अब स्पीड लिमिट है 100 की, तो मैं उस कार को 100 क्रॉस करते ही पकड़ना चाहता हूँ, तभी आपका कैमरा लगा होता है जो 100 पे ही उसको कैच कर ले। तो ईयर ऑन ईयर में कभी कभी क्या होता है, एक ईयर 4 क्वार्टर का बना है, जब तक आप ईयर ऑन ईयर का देखेंगे डेटा तो हो सकता है वो पिछले कुछ क्वार्टर से ही भागना शुरू हो गया हो। करेक्ट। तो मुझे सबसे पहले उसको अपनी लिस्ट में लाना है जब उसकी अर्निंग सरप्राइज आ गई, शुरू हो गई। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। तो अर्निंग सरप्राइज, ये अर्निंग जहां पर 25% है, मतलब जैसे अभी जून क्वार्टर अब शुरू हो गया, तो मैं जून क्वार्टर में देखूंगा कि स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले क्वार्टर यानी मार्च 25 के क्वार्टर से 25% से ज़्यादा आई है। ये लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। उस लिस्ट में मैंने 3 सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ वाली कंपनीज, जिसको मैं स्मॉलर लिस्ट बोलता हूँ। मिड साइज लिस्ट होती है 10,000 से 20,000 करोड़ वाली, और 20,000 से ऊपर वाली होती है मेरी लार्ज लिस्ट। तो 20,000 से ऊपर वाली, जैसे आप इस स्टॉक पे जाएंगे तो ये प्रिसीजन वायर का स्टॉक है, ये आज भी अप है स्टॉक। हाँ। अब आप देखें कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 17-20 करोड़ के आसपास था, ऑल ऑफ अ सडन 30 करोड़ हो गया। तो ये वो आप वाली बात हो गई ना, तो कि आपने पहले ही उसको, तो पहले ही मेरी लिस्ट में अब ये आ जाएगा। करेक्ट। क्योंकि इसके अंदर अर्निंग सरप्राइज है एक, तो सरप्राइज को फिर मैं प्रिसीजन वायर को अपनी लिस्ट में रखकर ये ट्रैक करूंगा कि इस जून 25 क्वार्टर में क्या ये अर्निंग एक्सेलरेट अब हो सकती है कि नहीं। करेक्ट। क्योंकि पास्ट विनर में मैंने एक एग्जांपल देखा था, आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ शक्ति पंप्स का। इसको मैंने ट्रैक किया तो 1 करोड़ का पैट आई, यहाँ भी सरप्राइज था पर एक्सेलरेट नहीं हुआ। उसके बाद जब 1 से 6 का सरप्राइज आया तो ये फिर से लिस्ट में आ गया। लिस्ट में आने के बाद जब अगले क्वार्टर इसको ट्रैक किया तो 45 करोड़ पैट हो गया। 6 पर ही आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है। और मैंने आपको बोला कि मैं डेली का स्कैन नहीं करता हूँ, तो मेरे पास स्मॉलर लिस्ट में करीब 140 नाम है। 140 नाम में से सिर्फ 40 ही नाम ऐसे होंगे जिनमें सरप्राइज है। बाकी के नाम ऐसे होंगे, जैसे मार्च 2025 का आप क्वार्टर स्टडी करेंगे तो डिफेंस वालों को मार्च में ही ऑर्डर मिल गए। किसी कंपनी केबल वायर के उसको टेंडर ऑर्डर बुक मिल गई। तो फर्टिलाइजर का कोई नेम है तो 2 ही क्वार्टर चलेगा। तो सरप्राइज वाले जो नाम है वो 30-40 ही होते हैं। तो यहाँ पर प्रिसीजन वायर में सरप्राइज आया। अब मुझे इसको ट्रैक करना है कि ये आगे एक्सेलरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी मल्टी बैगर में जनरली मार्केट 2 क्वार्टर का वेट करती है। 2 क्वार्टर जब क्लियर हो जाते हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, तो आपका वो सारा चार्ट अलाइन हो जाता है, स्टॉक ऊपर भी आ जाता है, एक बेस भी बन जाता है, और सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग के बाद उसकी स्टोरी भी क्लियर हो जाती है। फिर वो नेक्स्ट 4, 5, 6 क्वार्टर्स की जो एक्सेलरेशन आती है उसमें वो फिर मल्टी बैगर बनने के लिए निकलता है। तो इनिशियली आप 2x तो मिस करते हैं,
लेकिन आगे का 4-5x आप कैच कर लेते हैं। ये डेविड रियान का एक इंटरव्यू है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एज अ ट्रेजर हंट करके, मार्केट विजार्ड में जैक श्वेगर के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है, द स्टॉक्स दैट हैव ऑलरेडी डबल्ड आर लाइकली टू डबल। तो वो स्टोरी से मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। अभी ये HPL इलेक्ट्रिक का बिजनेस है, तो आप देखें इसका प्रॉफिट जो है वो 20-18 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है कई क्वार्टर से, और सडनली एकदम से बिना किसी अदर इनकम के 37 करोड़ का कंपनी पैट लाई। तो अर्निंग सरप्राइज है। अब मैं इसकी PPT खोली तो 3500 करोड़ का इनके पास स्मार्ट मीटर का ऑर्डर है, जिसमें से बोल रहे हैं 99% हमारी ऑर्डर बुक स्मार्ट मीटर से ही भरी हुई है, और अभी इंडिया में इतने 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगने हैं। करेक्ट। तो अर्निंग सरप्राइज, अर्निंग एक्सेलरेशन। फिर आप जब टेक्निकल में जाएंगे तो आपको इसका चार्ट भी बेस बनाता हुआ दिखेगा यहाँ पर। तो आप वीकली भी चार्ट अगर इसका देखेंगे तो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म बेस बना रहा है। मतलब अभी आपने जो बोला, अगर ये वापस से एक और क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया, करेक्ट, और उसके बाद और ये कंटिन्यूएशन रहा, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक भी डबल हो जाए एटलीस्ट। तो ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी HPL इलेक्ट्रिक की आप देखेंगे तो अभी 3900 करोड़ है, 4000 करोड़ है। तो छोटे नाम जो है वो इजीली डबल हो सकते हैं। तो अभी ल्यूमेक्स ऑटोटेक एक एग्जांपल है, ये स्टॉक भी 50-60% भाग चुका है रिजल्ट से। आप इसका देखें तो 50 करोड़ के करीब का पैट था, जो ऑल ऑफ अ सडन 80 करोड़ हो गया। जब आप इसकी कंपनी की PPT खोल के देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को ये सप्लाई कर रहे हैं, और उनकी बुकिंग इतनी ज़्यादा है, कंटेंट जो कॉस्ट होती है पर व्हीकल, ये मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस भी किया हुआ है, तो ट्रिगर भी रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, और चार्ट भी आपको वैसा ही नज़र आएगा। तो अगर ये एक्सेलरेट हुई अर्निंग तो फिर से आपका वही मल्टी बैगर वाला एक ट्रेंड पकड़ लेगा। इसमें SH केलकर को आप ठीक से पढ़े तो आपको लगेगा ये सरप्राइज है, बट जनरली 60 करोड़ की एक अदर इनकम है इसके अंदर। तो इसलिए वो मैं बहुत कॉशियस होके पढ़ता हूँ रिजल्ट को कि कहीं अदर इनकम तो नहीं है। करेक्ट। और कोई ऐसा सिक्लिकल नेम तो नहीं है कि 2 क्वार्टर अच्छा कर रहा है, 2 क्वार्टर खराब कर रहा है। स्कैन में तो स्कैन आपको दे देगा, स्कैन दे देगा। वही मैंने बोला कि आपको, जैसे आप मेरे ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो मेरे पास यहाँ स्मॉल EPS करके लिस्ट है। ये वो कंपनीज हैं जो 1000 से 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली हैं। इनमें सबके पास सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज वाले नाम सिर्फ 40 ही होंगे। अब उन्हीं 40 नाम पर मैं अपना TA लगाऊंगा और उन्हीं के मैं ट्रिगर पढ़ूंगा। वो तो मैं मल्टी बैगर के पास आने की कोशिश कर रहा हूँ मेथोडोलॉजी से। तो जैसे ये CCL प्रोडक्ट्स है, इसका चार्ट भी बहुत अच्छा है। आप देखें ये कंपनी केपेक्स कर रही थी, अब 60-70 करोड़ का ही इसका पैट हुआ करता था। एकदम से इसका पैट 102 करोड़ आ गया। आप मार्जिन अगर देखें तो 15-16% मार्जिन होते थे, 20% हो गए। ऑल टाइम हाई सेल्स भी है इसकी, कोई अदर इनकम नहीं है। जब बिजनेस आप पढ़ेंगे तो कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी जो है वो वाइट लेबल मैन्युफैक्चरर है। मतलब आप भी अगर अपनी कॉफ़ी का कुछ लगाना चाह रहे हैं डिवीजन, तो आप इनसे अपनी कॉफ़ी बनवा लीजिए, ब्रांडिंग आपकी होगी। अच्छा। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी काम करता है। तो कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी का जितना केपेक्स था, मैनेजमेंट ने बोला वो हमारा अब ख़त्म हो गया, सिर्फ मेंटेनेंस केपेक्स रह गया। तो स्टॉक ने भी अपनी स्पीड पकड़ी। तो स्टॉक का आपको चार्ट भी वैसा ही दिन नज़र आएगा CCL प्रोडक्ट्स का। ये यहाँ से स्पीड पकड़ के अपना ऑल टाइम हाई के पास चला गया नीचे से। अब मार्केट क्या वेट कर रहा है, वही सेकेंड क्वार्टर वाला स्टोरी। एक अर्निंग एक्सेलरेशन चाहिए। तो वो अर्निंग एक्सेलरेशन जो हमने पास्ट विनर्स में देखी, अगर इसमें भी आई तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको मेथड मल्टी बैगर के पास ले जाएगा। तो अर्निंग स्कैन में मेरे पास 2500 स्टॉक्स की जो लिस्ट होती है उसमें से सिर्फ 150 नाम रह जाते हैं। उसमें भी मैं स्मॉल कैप कैटेगरी है। नाउ मैं देखता हूँ कि कहाँ पर सरप्राइज है, और वो सरप्राइज देखने के बाद, जैसे सरप्राइज में मैंने आपको बताया कभी कभी वो सिक्लिकल या सीजनल होता है, वो मैं इग्नोर कर देता हूँ। फर्टिलाइजर कंपनी, जैसे मैं आपको एक कंपनी दिखाऊं तो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड करके, आप इसका P&L क्वार्टरली देखेंगे तो 2 क्वार्टर ही करता है, जून और सितंबर के। उसके बाद दिसंबर मार्च ये नहीं करता है कुछ भी। फिर जून और सितंबर रिजल्ट अच्छा लाता है, फिर 2 क्वार्टर कुछ नहीं करता है। तो जून, तो मेरा ये भी एक, मैं बोलता हूँ कि मेरा फ्रेंड बोला कि ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जून में आके इसको खरीद लें और 2 क्वार्टर बाद इसको बेच लें। तो ये सिक्लिकल ट्रेड करने का मेथड है। फिर 2 क्वार्टर इसने कुछ नहीं किया, अभी चार्ट अच्छा हो गया
क्योंकि जून और सितंबर में इसकी टेंडेंसी है अच्छा करने की, तो मैं इसको सरप्राइज नहीं बोलता। तो इसीलिए मैं सरप्राइज उसको बोलता हूँ जैसे गरवारे हाईटेक फिल्म में एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की डिवीजन शुरू हुई, या टाइम टेक्नोप्लास्ट में कंपोजिट सिलेंडर की डिवीजन शुरू हुई, अपार इंडस्ट्री ने कंडक्टर में अच्छा किया तो 8-10 क्वार्टर की स्टोरी बनी। तो ऐसा फिर मैं जब सरप्राइज आइडेंटिफाई कर लिया, ये लिस्ट आ गई 40-50 नाम की, फिर मैं उनकी प्रेजेंटेशन खोल खोल के वो एक कैटलिस्ट ढूंढता हूँ जो बिजनेस को चेंज करेगा। और ये मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे नाम ना अर्निंग सरप्राइज वाले एक इंडस्ट्री से आ जाते हैं कभी कभी। जैसे ऑटो एंसिलरी इस बार बहुत सारे सरप्राइज वाले नाम आए, सुब्रोस आया, फायम, फेडरल मोगुल, गैब्रियल, ल्यूमेक्स ऑटो, ये सारे नाम एक ही इंडस्ट्री से आ गए। ऐसी ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइम आया तो वो सारे नाम आने लगे लिस्ट में हमारे। अभी एनबीएफसी थोड़े थोड़े आने लगे। तो ऐसे जब आपको एक ही इंडस्ट्री से बहुत सारे नाम मिले तो वो और बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए कि आपको सेक्टर भी आइडेंटिफाई हो गया। करेक्ट। तो मैं क्या देख रहा हूँ बाद में, मार्केट अर्निंग्स की सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू करती है कि आपकी वो अर्निंग क्या 8-10 क्वार्टर तक आ सकती है। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि बुल रन किसी भी स्टॉक में 8 से 10 क्वार्टर रहता है। 8 से 10 क्वार्टर से ज़्यादा वाले नाम बहुत रेयर हुए हैं। जैसे डिक्सन एक नाम रहा जिसने दोनों साइकिल में पार्टिसिपेट करा, 2020 से 22 और 23 से बाद वाली भी। बीएससी ने भी दोनों साइकिल में पार्टिसिपेट करा, ट्रेंट ने करा, वरुण बेवरेजेस ने करा। इसके अलावा आपको बहुत सारे नाम ऐसे नहीं मिलेंगे जो 8-10 क्वार्टर से ज़्यादा ग्रो करे हों, क्योंकि कंपटीशन आ जाता है उसमें। हार्वर्ड मार्क्स ने एक किताब लिखी है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल करके, उसमें उन्होंने लिखा कि आपके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है स्टार्टिंग में, उसके बाद अपार कंडक्टर बना रहा है तो अब सबको कंडक्टर बनाना है। तो अपने यहाँ पे ऐसा ही है ना सर, कॉपी कर लेते हैं सब फॉर्मेट को। करेक्ट। तो मैं देख रहा हूँ कि अर्निंग सस्टेनेबिलिटी मार्केट चेंज को रिवॉर्ड करती है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। वो चेंज जो किसी बिजनेस के फॉर्च्यून को बदल सकता है। देखिए, लाना आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट पे ही घूम फिर के आना है। प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे? या तो आप कोई वैल्यू एडिड प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस करिए कि आपका ये हाई मार्जिन है, या आपने ऐसा केपेक्स किया हुआ है जहाँ पर फ्यूचर में आपको ग्रोथ दिखेगी, जो दीपक नाइट्राइट ने दीपक फिनोलिक्स के केस में किया। अभी आप कोई हॉस्पिटल चेन है तो नारायण हृदयालय जाकर के केमन आइलैंड में अपना बिजनेस शुरू करा जो जल्दी चल गया। तो एक कैटलिस्ट आपको ढूंढना है, एक ट्रिगर आपको ढूंढना है जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाए। तो उसके बाद मैं अर्निंग एक्सेलरेशन पे फोकस करूंगा इन 40-50 नाम को रख के, और जो अगले क्वार्टर में कुछ नए नाम आएंगे उनको देख करके। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये अर्निंग सरप्राइज भी था, उसके बाद अर्निंग एक्सेलरेट भी हो गई। अब मैं कैटलिस्ट जब ढूंढूंगा तो सितंबर 2023 का रिजल्ट इसका नवंबर 2023 में आया था। अभी नवंबर 2023 की ये कॉन कॉल है, आप इसको खोलेंगे तो कंपनी बोल रही है वी स्टार्टेड रिसीविंग ऑर्डर्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम, ये जो सोलर पंप लगने थे, और हमें इतने इतने ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये कैटलिस्ट भी आपको मिल गया, आपको अर्निंग सरप्राइज भी दिख गई, और आपको अब एक विजन पता लग गया। कभी देखिए, मैं जब टीए में था ना तो बहुत पहले ऐसा बोलते थे लोग कि अर्निंग से पहले ट्रेड मत करो, उसके गिरने के चांसेस हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ अर्निंग सरप्राइज आपके हाथ में है। सरप्राइज के बाद आपने प्रेजेंटेशन में देख लिया कि वो करना क्या चाह रहे हैं, विजन क्या है उनकी, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अर्निंग भी आप ही के फेवर में आएगी। करेक्ट। वो स्टॉक मल्टीबैगर बनने जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कुसुम स्कीम का एक ट्रिगर था, वो स्टॉक ने फिर 6 CR से आप देखेंगे यहाँ पर पैट 45 CR और 90 CR तक ले गए। तो अकेले अर्निंग ही इतनी बड़ी और पीई रेटिंग भी हुई तो स्टॉक मल्टीबैगर बन गया। करेक्ट। ऐसे ही आप अनंत राज के केस में देखेंगे, इस स्टॉक को मैंने आपके जो आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट रहता है वो भी आपको इसमें दिखेगा 105 रुपीज़ पे। करेक्ट। तो 105 रुपये पे जब इसका लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो रहा था मंथली पर, मैं गया इसको पढ़ने, देखा तो इसमें अर्निंग भी है, सब कुछ है। ये पास्ट का डेटा है 29, 42, 57, 20-22 करोड़ का पैड जो है 70-100 करोड़ पे आ रहा है। और जब आप इसकी पीपीटी देखेंगे तो मैनेजमेंट बोल रही है कि हमने राय मानेसर में एक रियल डेटा सेंटर बनाया है, उसको हम पर मेगावाट बेसिस पे रेंट पे देंगे। ओके। तो डेटा सेंटर की थ्योरी वो बन गई, स्टोरी एक, इसमें ट्रिगर आ गया, कैटलिस्ट आ गया। अभी मैनेजमेंट करेगी नहीं करेगी वो एग्जीक्यूशन चार्ट के साथ, बिकॉज टीए तो है ही आपके पास, चार्ट है। तो अर्निंग सरप्राइज, एक्सेलरेशन और ये ट्रिगर।
अभी विनिंग स्टॉक में मैंने डैन जैंगर से यही सीखा है कि प्राइस, वॉल्यूम और अर्निंग्स पे अगर मैं फोकस करूँगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे डेली का मैं उतने साल जब पहले था तो डेली की स्कैनिंग करने के बाद रोज़ के वो 100 नाम लेना, फिर उसमें से 10 फिल्टर करना, फिर उनको ट्रेड करना, तो मुझे लगा कि पीसफुल मेथड ये है कि मैं अर्निंग वाली लिस्ट को ही ट्रैक करता चलूँ और उनमें मैं टेक्निकल अप्लाई करूँ। तो ये बेसिक मेरा पहला स्कैन है अर्निंग वाला। तो मैं इनमें अर्निंग के बाद देखता हूँ किसी में लॉन्ग बेस बन रहा है क्या, या कोई फ्लैग या पिन एंड टो। फ्लैग होता है जनरली आपका कि कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया और 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट ही हुआ सिर्फ, फिर दोबारा ऊपर वो चला गया, जैसे NACL या बहुत सारे केसेस में हुआ। तो फ्लैग और पिन भी मैंने देखा जो सबसे पहले लॉन्ग बेस से ही जर्नी शुरू होती है किसी भी स्टॉक की। जैसे मैंने आपको HPL इलेक्ट्रिक का एक चार्ट अभी दिखाया, या आप इस चार्ट को देखेंगे तो एक बड़ा लॉन्ग बेस बना हुआ है इसमें। तो लॉन्ग बेस से जब ये निकल जाएगा, अब मान लीजिए कि कोई ट्रिगर बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है, तो आपको ये बहुत तेज़ ऊपर जाके एक फ्लैग बना लेगा, आप बोलेंगे मैं फ्लैग ही ट्रेड करूँगा। तो फ्लैग एक एक्सटेंशन है लॉन्ग बेस की। जनरली मैंने देखा है कि लॉन्ग बेस ब्रेकआउट अच्छा मूव देते हैं बहुत ज़्यादा। आपको जैसे अद्वैत का एक चार्ट है, अद्वैत भी बैटरी, तो ये भी एक बड़ा लॉन्ग बेस है। तो ये भी एक मेथोडोलॉजी है कि मैं टीए उन्हीं में अप्लाई कर रहा हूँ और फिर मैं लॉन्ग बेस देख रहा हूँ। तो लॉन्ग बेस जनरली EPS देख रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25%, ये P वाइज करके मैं बोलता हूँ प्राइस, वॉल्यूम, इन्फेंट इंडस्ट्री, सेल्स और अर्निंग्स। कभी कभी अर्निंग ऐसे बढ़ जाती है कि सेल नहीं बढ़ी, कुछ एक्सपेंसेस कम कर लिए कंपनी ने, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। सेल भी अगर बढ़ रही है, अर्निंग भी बढ़ रही है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको मार्क मिनर्विनी कोड 33 बोलते हैं अपनी किताब में, कि अर्निंग, सेल्स और मार्जिन तीनों ही बढ़ रहे हैं। तो ये जैसे एक लॉन्ग बेस में आपको बता रहा हूँ, अनंत राज में ऐसा एक वीकली चार्ट है। ये वीकली पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 105 रुपये पे इसका ब्रेकआउट हो रहा था। तो ब्रेकआउट होने से पहले ही आपके रेडार पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि आप अर्निंग स्कैन लगा रहे हैं। वही सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, नीचे से 50% से ज़्यादा भाग चुका है, एक लॉन्ग बेस बनाया है। लॉन्ग बेस मैंने जब चार्ट को और फंडामेंटल को साथ में रख के स्टडी किया तो देखा मार्केट हमेशा 2 क्वार्टर का वेट कर रही है। शक्ति पंप के केस में भी यही हुआ कि 2 क्वार्टर का वेट हो रहा है। 2 क्वार्टर की जब अर्निंग क्लियर हो जाती है उसके बाद वो स्टॉक रुकता नहीं है जनरली। करेक्ट। तो अनंत राज में जब हमने पढ़ा तो देखा कि इसमें डेटा सेंटर का प्ले चल रहा है, वो पर मेगावाट वॉट बेसिस पे रेंट ले रहे हैं। एक्चुअली ये अनंत राज इनके ये ग्रैंड मदर का नाम था। अच्छा। तो उस नाम पे कंपनी रखी हुई है। पहले ये लोग DDA के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स देखते थे 1980s में जब मैंने पढ़ा, तो उस टाइम जो इन्होंने पैसा कमाया उससे इन्होंने सस्ती लैंड लेके खरीद के रख ली गुड़गांव में। वो सारी लैंड इनके पास पड़ी थी जो कि बैलेंस शीट में आपको बड़े सस्ते दाम पे दिखेगी। और रियल एस्टेट की आपको पता ही है, जैसे साइकिल शुरू हुई कोविड के बाद, तो इनके भी उसमें अच्छा हुआ सारा काम। तो इन्होंने उस लैंड से कुछ अनंतराज नाम से, एस्टेट नाम से प्रोजेक्ट्स बेचे गुड़गांव में। बाकी जो राय मानेसर में थे उन पे इन्होंने डेटा सेंटर बना के वो स्टोरी चलाई। अभी आप अच्छे से नोट करेंगे अगर, तो 2023 के स्टार्टिंग में इंडिया में डेटा सेंटर की बात कोई नहीं कर रहा था। तो आपको होता है कभी कभी मैं सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करूं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री स्ट्रांग है। तो वही मैं बोला, जहाँ पे अर्निंग आ रही है उधर आप जब मैनेजमेंट को सुनेंगे वो ही सेक्टर बनाएंगे आगे चल के। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर ऐसे सोचेंगे कि मेरे को डेटा सेंटर का स्टॉक लेना है, पहले आपने डेटा सेंटर थीम आइडेंटिफाई करा, तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो अगर आपको थीम पहले से आइडेंटिफाई करना है तो ये सारे स्टॉक्स ही आपको गाइड करेंगे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, कहाँ अर्निंग अच्छी आ रही है वहीं इंस्टीट्यूशन जाएंगे, वहीं थीम बन जाएगा। राइट। यही डिफेंस में हुआ, यही शिप बिल्डिंग में हुआ। ये जीनस पावर का चार्ट है, ये वही 50% से ज़्यादा भाग चुका था। ये मैंने ट्रेड किया था, मेरा ट्विटर पे भी था ये ट्रेड, 90 रुपीज़ के आसपास मैंने लिया इसको। बहुत लंबे बेस से ये बाहर आ रहा है। जब मैंने देखा तो वही स्टोरी, अर्निंग अच्छी और स्मार्ट मीटर का एक थीम था, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का। तो वो स्टॉक बहुत जल्दी से डबल से भी ज़्यादा भाग गया। राइट। क्योंकि लॉन्ग बेस ब्रेकआउट था। तो ये मेरा अर्निंग स्कैन। ये कैमलिन फाइन साइंस अभी रिसेंट का एग्जाम्पल है, बहुत लंबे बेस से बाहर आया। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, लॉस इसका कम होता जा रहा था। ये कंपनी कैटेचॉल से वेनेलिन करके प्रोडक्ट बनाती है, तो उस पर चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी अमेरिका ने। राइट। और
इनका इनका वो गोल्डन पीरियड शुरू हो गया तो स्टॉक लॉन्ग बेस से 160 170 पे निकला तो 340 तक बहुत जल्दी डबल हो गया ये। तो स्टोरी सारी की सारी वही सेम है, कैटलिस्ट, स्मॉल कैप और अर्निंग एक्सेलरेशन सरप्राइज। ये ITD सीमेंटेशन का चार्ट है। ये मैंने ट्रेड नहीं किया, पर मैंने इसको विलियम जिलर की एक किताब है उसमें उन्होंने पेज नंबर 88 पे शेकआउट की बात करी है। कभी भी ऐसे किसी लॉन्ग बेस में नीचे अगर शेकआउट हो जाए, शेकआउट यानी वो सपोर्ट को तोड़ के 2-3 दिन 4 दिन में ही वापस ऊपर आ जाए, इसको हम शेकआउट बोलते हैं। तो विलियम जिलर ने अपनी बुक में लिखा है कि वो बेस जिसमें शेकआउट है वो बहुत और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वीक हैंड सारे रिमूव कर दिए गए इसमें से। ऐसा स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो वो बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट आता है। यहाँ ट्रिगर पहले से नोन था कि अदानी टेक ओवर कर रहा है इस कंपनी को। तो अगर अदानी टेक ओवर इस कंपनी को कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं 67% स्टेक में ले रहा हूँ, तो कॉमन सेंस थी कि मैक्सिमम ऑर्डर्स आएंगे ITD सीमेंटेशन के पास। तो बेस में शेकआउट हुआ, शेकआउट के बाद स्टॉक वापस आया। उसके बाद ये फ्लैग है जहाँ पर मैंने एंट्री ली एक बार को ट्रेड के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग बेस मैंने मिस किया। और ITD सीमेंटेशन में भी वही स्टोरी, शेकआउट और उसके बाद मूव आया। और अर्निंग, ये इसमें अर्निंग जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी टेक ओवर से। अदानी के ऑर्डर बुक आई तो बाद में आप देखेंगे ऑर्डर बुक आती चली गई, स्टॉक इजीली 500 से 900 तक इजीली चला गया। तो लॉन्ग बेस में देख रहा हूँ या मैं फ्लैग्स ट्रेड कर रहा हूँ, और लेकिन वो उनमें जिनमें अर्निंग है, तो वो मेरा एक अर्निंग स्कैन है। तो मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन हो अर्निंग से रिलेटेड। नहीं, मैं अभी वही, मैं पहले क्या सोच रहा हूँ ना, आप बताइए, बिकॉज आपने अब तक जितनी भी बातें बोली ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, बट एक कॉमन क्वेश्चन होता है हर एक ट्रेडर के लिए कि हम हमारी स्टॉक की वॉच लिस्ट कौन सी बनाएं, या हम निफ्टी 500 को फॉलो करें, कि हम निफ्टी 50 को फॉलो करें, या स्मॉल कैप को फॉलो करें। तो यहाँ पे ना सर एक अलग अप्रोच मेरे दिमाग में आया ये आपकी बातें सुनते हुए, कि भाई मेरे को ना निफ्टी 500 को फॉलो करना है, ना स्मॉल कैप 250 को फॉलो करना है। मुझे सिंपली अपना ही एक यूनिवर्स बनाना है जिसका आप कुछ भी नाम दे दो, भाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो गया या जो भी नाम हो गया। अब ऑब्वियसली ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। आपकी अगर मेथड सही है तो आपकी प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो सकती है। पर यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि समझो आपने एक मेथड बनाई जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, बट स्टॉक सिलेक्शन में भी आपने अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस के चांसेस है कि आपके जो ट्रेड आप करोगे वो राइट ही जाने वाले हैं, अगर आपने ये तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करके रखा है। तो अब तक तो मेरा कोई डाउट नहीं है। 2-3 डाउट है रिलेटेड टू चार्ट। अगर आप चार्ट पे वापस जाओगे आपके, तो यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप नॉर्मल कैंडलस्टिक को नहीं फॉलो कर रहे हो, ये बार चार्ट है, राइट? जी सर। तो सर जो हमारे व्यूअर्स है उनको अगर आप बता सको बार चार्ट के बारे में, तो थोड़ा वो पहले बता दीजिए। देखिए सर, मैं बेसिक से समझाऊँ तो 18th सेंचुरी में जापान में मोनेहिसा होमा नाम के एक चावल व्यापारी थे, राइस ट्रेडर थे, उन्होंने कैंडलस्टिक शुरू करा था। तो जापान में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सब वॉर रिलेटेड है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। तो उन्होंने कैंडलस्टिक यूज़ करके बहुत पैसा बनाया। स्टीव नाइसन नाम के एक वेस्टर्न वर्ल्ड के ऑथर थे जो जापान में गए, उन्होंने कैंडलस्टिक को वहाँ से वेस्टर्न वर्ल्ड पे ला करके इंट्रोड्यूस किया। वेस्टर्न वर्ल्ड में चलता था बार चार्ट। तो आपको कैंडलस्टिक दिखती है ऐसी कुछ, करेक्ट। कैंडलस्टिक में आपका ये ग्रीन कैंडल मतलब भाव ऊपर बंद हुआ है। हाँ। तो भाव अगर 1230 पे कहीं खुला है तो 1620 पे बंद हुआ है इस हफ्ते, करेक्ट। ये कैंडलस्टिक है। अभी बार चार्ट में क्या होता है कि हम क्लोजिंग प्राइस को एक राइट टिक से मार्क कर देते हैं। ओके। ओपन प्राइस भी इसमें होता है, वो मैंने सेटिंग ऑफ कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओपन प्राइस है लेफ्ट में, और राइट वाला टिक जो है वो क्लोज प्राइस है। तो आप लेफ्ट वाला टिक जो है, अभी मैं इसमें मैंने कलर भी थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, ऐसा आपको कैंडलस्टिक दिखेगा। अगर आप ये क्लोजिंग और ओपन को जोड़कर एक रेक्टेंगल बना दे तो कैंडलस्टिक ही है ये। हाँ, राइट। तो आपने क्लोज को राइट में मार्क करना है और ओपन को लेफ्ट में मार्क करना है, इसको बार चार्ट बोलते हैं। करेक्ट। अभी मैं ज़्यादा बायसनेस नहीं चाहता, कभी कभी होता है कि कोई स्टॉक आपका अच्छा चल रहा है,
इस हफ्ते गिर गया तो आपने रेड कैंडल देखी, आप घबरा गए, आपने बेच दिया। ओके तो इसलिए मैं थोड़ा कलर भी सिमिलर ही रखता हूँ। ओके, मतलब आप साइकोलॉजी को भी साइकोलॉजी, हाँ, मेरे को सिर्फ भाव और वॉल्यूम ही देखना है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। और मैं ओपन प्राइस भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लोजिंग प्राइस ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि क्लोज कहाँ हुआ है। ठीक है। अभी इस हफ्ते खुला कहाँ भी हो, लेकिन क्लोज हाई के पास हुआ है तो ये बहुत बुलिश बार है। करेक्ट। तो मेरा ध्यान सिर्फ इस भाव की वैल्यू पे और वॉल्यूम पर ही रहता है। तो इसीलिए मैं बार चार्ट यूज करता हूँ इसमें। अच्छा सर, और दूसरी बात, आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, मैंने किया है सर, यहाँ पे प्राइस जो है ना वो नॉर्मल वाले प्राइस नहीं दिख रहे हैं, जो अपना राइट साइड पे जो कॉलम है प्राइस का, वहाँ पे आपने ऐसा क्या किया है जो प्राइस जैसे 720 के बाद सीधा 840 आ गया, 1000 के बाद 1200 आ गया, फिर आपने मतलब जी मैं लॉगरिथमिक चार्ट यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो लॉगरिथमिक चार्ट क्या होता है, जैसे ये मंथली चार्ट है अद्वैत का, राइट। अगर मान लीजिए मैं लॉगरिथमिक की सेटिंग ऑफ कर दूं, हाँ, तो ये नॉर्मल वाला है। हाँ, नॉर्मल वाला है, तो ये 100 रुपए का अद्वैत यहाँ पर 300 रुपए हो गया। इस जहाँ पर मेरा कर्सर है इस हफ्ते, हाँ, इस महीने मतलब। करेक्ट। अब यहाँ 500 रुपए का अद्वैत 1500 का हुआ, यहाँ पर हुआ। हाँ। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको लगेगा यहाँ पर अद्वैत ने रिटर्न दिया है, यहाँ कोई रिटर्न ही नहीं दिया। जबकि वहां पे भी डबल हुआ है। जबकि सेम रिटर्न है दोनों पार्ट का। करेक्ट। यहाँ भी 3 गुना हुआ है, यहाँ भी 3 गुना हुआ है। बराबर। तो ये इल्यूजन हटाने के लिए हम लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं, तो लगेगा हाँ यहाँ भी 3 गुना हुआ है और यहाँ भी 3 गुना हुआ है। राइट। तो इसीलिए लॉगरिथमिक स्केल हम यूज करते हैं। ये जनरली लॉन्ग टर्म चार्ट पे प्रेफरेबल होता है, डेली चार्ट पर इतना डिफरेंस आएगा नहीं लॉगरिथमिक और अरिथमेटिक का। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आपने इसमें कुछ मूविंग एवरेज लगाई है जी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाए तो वहाँ पे दिखता है ये एक पर्पल लाइन है और एक मरून लाइन है, नहीं एक चॉकलेट। अच्छा, हर एक टाइम फ्रेम में मूविंग जी, एवरेज वीकली चार्ट पर मैं 10 और 40 वीक मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ। 10 और 40 जी, सिंपल मूविंग एवरेज। करेक्ट, राइट। ये 40 वीक मूविंग एवरेज जो है ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, जो डेली स्केल पे हम 200 दिन बोलते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं ऐसा। 10 वीक मूविंग एवरेज, ये 50 डेज की मूविंग एवरेज है। ये वेल्स वाइल्डर ने किताब लिखी थी न्यू टेक्निकल सिस्टम करके 1978 में, जिसमें RSI उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वहाँ उन्होंने पहली बार ऐसे लूनर साइकिल करके एक डिस्क्रिप्शन दिया है, चंद्रमा की साइकिल 14 दिन की। उसका वो डबल करते गए, तो उसको जैसे 14, 28, 56, तो एक राउंड ऑफ करके 50 पे ले आए उसको। तो इसलिए वो पॉपुलर हो गया टेक्निकल एनालिसिस में। 1970 से 50 पीरियड, 100 पीरियड, 150, 200, ये इसके मल्टीपल बन गए। तो 200 डेज मूविंग एवरेज जनरली लॉन्ग टर्म ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। कोई इन्वेस्टर अगर है तो जनरली रिकमेंड किया जाता है कि वीकली चार्ट पर 40 वीक मूविंग एवरेज अपना आराम से अगर आप फॉलो करते चलेंगे तो आपका एक बड़ा पैसा बन जाएगा, जल्दी से आप एग्जिट नहीं करेंगे उसमें, स्टॉक में। हाँ, तो यही था। और डेली टाइम फ्रेम में कोई चेंजेस है? डेली में सर, मैं डेली में जनरली, क्योंकि मैं आपको आपका एग्जिट पे जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा, ये 21 डेज की मूविंग एवरेज है पर्पल वाली। पर्पल, ये 50 है और ये 200। 50-200 तो सेम ही है, राइट। बस एक एडिशनल आई है 21 डेज की मूविंग एवरेज, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए शॉर्ट टर्म अगर कोई ट्रेड लेना है, बैठना है उसमें, तो ये 21 डेज की मूविंग एवरेज। ओके, समझ गया। तो ये थोड़े क्वेश्चन थे चार्ट्स के रिलेटेड। बाकी तो सर अभी तक जितना भी आपने बताया है ना, जो ये सरप्राइजिंग रिजल्ट वाला, वो मुझे लगता है कि बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि आपने जो लॉजिक दिया है क्वार्टरली 25% आप ग्रोथ चेक कर रहे हो, तो शायद आपको इससे एक किसी मल्टी बैगर स्टॉक की जर्नी बहुत जल्दी पता चल जाएगी। करेक्ट, राइट, बराबर है सर। तो सर ये मेरा सेकंड स्कैन है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत सारे ट्रेडर्स ने यूज करा है, बिना नाम लिए भी यूज करा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके इंग्लिश में मान लीजिए 70 मार्क्स आए स्कूल में, टॉपर के 90 आए, तो आप रिलेटिवली उतने स्ट्रांग नहीं है, वो आपसे रिलेटिवली स्ट्रांगर है ज़्यादा। जैसे मुझे पहली बार बोला कि कोरिया के चार्ट ढूंढ करके लाओ कौन से अच्छे हैं, तो मैं तो स्टार्टिंग में बिगिनर था, तो मैनुअली सब चार्ट चेक करने बैठा। अभी जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने मेरे को बोला रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाओ, तो कोरियन इंडेक्स है कॉस्पी को देखो 3 महीने में कॉस्पी ने कितना रिटर्न दिया। अगर कॉस्पी ने 12% का रिटर्न दिया है
तो मुझे वो स्टॉक्स की लिस्ट दे दो जो 12 से ज़्यादा चले हैं, यानी वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ये उल्टे में भी चलता है, मतलब कोविड में अगर 40% इंडेक्स गिर गया तो वो स्टॉक्स जो 40 से कम गिरे वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। इस रिलेटिव स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे ट्रेडर्स ने बहुत सालों से यूज़ करा है, जैसे लिवरमोर ने यूज़ करा। इस पर पहली बार रिसर्च पेपर एच.एम. गार्टले ने 1945 में लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी स्टैटिस्टिक्स करके। उसके बाद 1967 में रॉबर्ट लीवी ने लिखा, फिर 1973 में रिचर्ड लव ने एक किताब लिखी है सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स करके। उसके चैप्टर 7 में रिलेटिव स्ट्रेंथ का जिक्र किया, जिस चैप्टर 7 को मार्क मिनर्विनी ने अपनी किताब में क्रेडिट दिया है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फिर 1993 में रिसर्च पेपर लिखा नरसिम्हन जगदीश ने। 2010 में वेंटी फेबर ने कैम्ब्रिया स्कूल में रिसर्च पेपर लिखा। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 100 साल से ज़्यादा टाइम टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। पहला रिसर्च पेपर 1945, इनफैक्ट जब वीट और कॉर्न बुशल जैसे लिवरमोर ट्रेड कर रहे हैं 1910 में, वो भी इनडायरेक्टली रिलेटिव स्ट्रेंथ समझा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको निकोलस डार्वस का पैरा पढ़ाया वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो ये 100 साल से ज़्यादा का प्रिंसिपल, और मैथमेटिकली भी बहुत साउंड है, क्योंकि किसी स्टॉक को अगर 500% भागना है तो वो पहले बेंचमार्क को तो बीट करेगा ही करेगा। तो आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ का फिल्टर लगा के आइडेंटिफाई कर लिया। तो मल्टी बैगर दो तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं। अर्निंग नहीं देखनी है तो आप इस रास्ते से आ जाएं। आप बोलें कि बेंचमार्क को बीट कर रहा है, मैं ये देखूंगा। तो वो मेरी अपनी मेथोडोलॉजी है कि मैं अर्निंग वालों पे फोकस करता हूँ। लेकिन आप बोलें कि नहीं, किसी स्टॉक की अर्निंग आ सकती है बाद में, अभी नहीं आ रही, लेकिन अभी ऐसा डेटा दिख रहा है कि फोर्स मोटर की जो फोर्स अर्बेनिया है उसकी बुकिंग बहुत ज़्यादा हो गई, वाहन पोर्टल पे दिख रही है। और इंडियन आर्मी उनसे गुरखा व्हीकल खरीद रही है और ब्लिंकिट उनसे एम्बुलेंस खरीद रहा है। तो फोर्स मोटर का स्टॉक आप बोलो कि 7,000 रुपये का स्टॉक 16,000 का हो गया, लेकिन अर्निंग तो अभी नहीं दिख रही है। अभी तो सिर्फ सरप्राइज ही दिखा है उसकी शीट पे। तो ऐसे स्टॉक को पकड़ने के लिए आपसे मिस ना हो तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन है। लेकिन मैंने देखा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन लगा करके अगर आपके रेडार पे 200 चार्ट आ रहे हैं तो 160 ओवरलैप है अर्निंग और आरएस में। क्योंकि सेम आ जाएगा। क्योंकि सीसीएल प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, एचपीएल दिखाया, ल्यूमेक्स ऑटो दिखाया, इस सब की आरएस रेटिंग भी हाई है। क्योंकि इनमें अर्निंग है तो इंस्टीट्यूशन वहाँ है, तो भागा तो आरएस ने भी पकड़ लिया। बहुत कम नाम ऐसे होंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में अलग से यूनिक नेम होंगे जिन पे अभी अर्निंग नहीं है। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको कितना हेडेक जमता है। अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं और हेडेक लेकर के मुझे सभी कुछ पकड़ना है, तो फिर ये स्कैन है। इसमें जैसे मैंने बोला कि आप फिर भी किसी स्टोरी या न्यूज़ पे उसे ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे NACL इंडस्ट्री का एक चार्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। उसमें अभी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चार्ट बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल इसको एक्वायर कर रहा है, इसमें स्टेक ले रहा है। तो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो मुरुगप्पा बहुत रेप्यूटेड ग्रुप है। तो यहाँ कहीं न्यूज़ बाहर आई थी, उसके बाद ये फ्लैग बना। आप बोले नहीं मुझे इसको ट्रेड करना है, तो ये स्टोरी बेस्ड ट्रेड है। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्कैन है। इसमें मैं आरएस रेटिंग मोर देन 80 देख रहा हूँ। देखिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं इसको फिल्टर करने के आरएस को। तो मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ उस प्लेटफॉर्म पे आरएस रेटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। 80 से ऊपर माने वो स्टॉक टॉप 20% में, ये परसेंटाइल स्कोर है। आरएस रेटिंग 99 मतलब आपका स्टॉक टॉप 1% में है। तो 80 से ज़्यादा मतलब आपका स्टॉक टॉप 20% में है। उसमें मैं अदर कुछ फिल्टर्स लगा रहा हूँ कि वो विद इन हाइस्ट 20% हो और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी हो। लिक्विडिटी यानी कि जो रुपी वॉल्यूम है वो मैं 5 CR से ज़्यादा मांगता हूँ, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा एवरेज रुपी वॉल्यूम हो 30 दिन की। इससे कम है तो फिर वो ट्रेडेबल नहीं है। और वो 200 MA से ऊपर हो। इसमें आपके करीब 120-130 नेम्स निकल के आते हैं स्मॉलर कैटेगरी में। और मोस्ट नेम्स मैंने जैसे आपको बताया ओवरलैपिंग होंगे क्योंकि उनमें अर्निंग भी है। तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल है कि अब वो वहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रही है आपको। तो जैसे मैंने आपको बोला फोर्स मोटर का ये चार्ट है, ये बड़ा लॉन्ग बेस है। अभी ये मैं जो प्लेटफॉर्म जिससे मैंने लिया ये मार्केट स्मिथ प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ ऊपर में अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ EPS रेटिंग लिखा है इसका 62। करेक्ट। EPS रेटिंग जनरली 80 से ऊपर ही अच्छी मानते हैं। 80 से ऊपर मतलब टॉप 20% में है। तो फोर्स तो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन RS उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, 97 है RS रेटिंग। तो आप कहें कि मुझे ये स्टॉक भी नहीं मिस करना है, मेरे से मिस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं बोला कि RS एक दूसरा स्कैन है जिसमें मल्टी बैगर मिस होगा नहीं। तो ये एक मेथोडोलॉजी। अभी ये मैंने पता करा कि
ये आइनॉक्स विंड मैंने ट्रेड करा, तो मैंने ये 6 नवंबर 2023 को ट्वीट करा, मैं इसको यहाँ पे खरीद रहा हूँ, बेस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। करेक्ट। ये 2023 की बात है, अभी तो हम 2025 में हैं। जब मैंने इसको देखा तो मैं जब गया इसमें, तो इस स्टॉक में आइनॉक्स विंड में नवंबर 2023 के आसपास जब देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग है ये, राइट। तो लेकिन इसमें आरएस बहुत अच्छी है। हाँ, अब जब लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉस भी आप देखें तो कम हो रहा है, 288 का लॉस 27 रह गया है, तो कंपनी जा रही है टर्न अराउंड की तरफ। वो बाद में आपको दिख भी रहा है कि 2 33 50 90 करते हुए 200 के लॉस से 200 के प्रॉफिट तक आ गई। करेक्ट। लेकिन मेरे को पहली बार वहां पर समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता है कि चार्ट पर आपका उस वक्त अर्निंग नहीं हो और फिर भी आप उसको लेना चाहते हैं, तो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है। फिर ये स्टॉक यहाँ से प्री स्प्लिट वाला प्राइस था, वो यहाँ से स्टॉक बहुत जल्दी डबल हो गया। तो ये एक एग्जांपल है आरएस स्कैन का। करेक्ट। अभी आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाया, लॉस से प्रॉफिट मेकिंग में स्टॉक गया। ऐसे ही चार्ट सेटअप इधर भी मैं वही देख रहा हूँ, इधर मैं लॉन्ग बेस ब्रेकआउट देख रहा हूँ, या फ्लैग या पीनेंट देख रहा हूँ, या स्ट्रॉन्ग अर्निंग पे कोई गैप अप हो गया हो। तो टेक्निकली मैं चार्ट पे ये देख रहा हूँ। जैसे आनंद राठी का एक एग्जांपल आप लेंगे तो खैर अभी भी उसमें गैप अप ही हुआ है, ये अभी भी देखिए आप, तो अर्निंग आई है और गैप अप हुआ और फिर ये स्टॉक निकल गया ऊपर। इससे पहले आप देखेंगे तो आनंद राठी में पहले भी ऐसा हो चुका है, जब पिछली लेग इसकी ये वाली शुरू हुई थी तो यहाँ पे भी इसका गैप अप हुआ था अर्निंग आते ही। करेक्ट। तो 480 का गैप अप हुआ, उस टाइम भाव करीब 960, ये स्प्लिट से पहले का भाव है। उसके बाद बहुत लंबा बेस इस चार्ट ने बनाया और फिर से आपका ये चार्ट इसी बेस से दोबारा भरा है। ऐसे ही नारायण हृदयालय के चार्ट पे हुआ था आपका, आनंद राठी और नारायण हृदयालय दोनों के केस में यही हुआ। इधर भी स्टॉक में यहाँ अर्निंग आई, अर्निंग का गैप हुआ 790 रुपये पे, जो आज तक नहीं भरा। करेक्ट। तो 790 का स्टॉक अभी ऑलमोस्ट लाइक 1900 करीब, ये 2000 रुपये चला गया। तो आपका मैं लॉन्ग बेस ब्रेकआउट या फ्लैग या कोई गैप अप हुआ हो अर्निंग पे, अगर आपको गैप अप देखना है तो एक ये ल्यूमेक्स ऑटो का रीसेंट एग्जांपल है, अभी रीसेंट एग्जांपल है। तो ये गैप अप हुआ अर्निंग के बाद और उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर चला गया। तो अभी तीसरा जो स्कैन है मेरा वो आईपीओ स्टॉक्स का है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो स्टॉक हैं जो अर्निंग शायद इनके पास नहीं होगी अभी, इतनी इनकी लिस्टिंग हिस्ट्री नहीं है। दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इनके पास नहीं होगी क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुए हैं। इसमें मैं जो देखता हूँ, मैं वो आईपीओ देखता हूँ जो 1 साल के अंदर अंदर लिस्ट हुए हैं, क्योंकि 1 साल के बाद तो वो भीड़ में निकल जाएंगे, बाकी स्टॉक्स के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन में compete करेंगे। ओके। क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारा 3 महीने 6 महीने का परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है। ठीक है। तो 1 साल की लिस्टिंग हो गई माने, अब वो बाकी स्टॉक्स के साथ compete करेगा, बाकी स्कैन में आ जाएगा। करेक्ट। तो विद इन 1 ईयर वाले में देख रहा हूँ मोर देन 500 CR मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, प्राइस में 20 रुपये से ऊपर रख रहा हूँ, ये करीब 80-85 नाम ही आते हैं मेरे पास। ओके। तो ये देखकर भी आइडिया लग जाता है कि हमारा मनी कहाँ फ्लो कर रहा है। जैसे अभी इस हफ्ते में प्रो स्टार करके या क्वालिटी पावर करके या ममता मशीनरी या एनवायरो इंफ्रा, ये 4-5 आईपीओ इतनी तेज़ भागे, तो एक आइडिया लगता है कि हाँ पैसा आईपीओ स्टॉक्स में मूव कर रहा है। तो ये लिस्ट इसलिए भी स्कैन करते रहते हैं। इनको मैं पहले आईपीओ बेस पे लेता हूँ। हाँ। ये मैं मार्क मिनरविनी से सीखा, डैन जैंगर से सीखा। डैन जैंगर ने गूगल ट्रेड किया था 2006 में, तो पहला आईपीओ बेस था वो। तो वो बोलते हैं अपने उस न्यूज़लेटर में कि आईपीओ सबसे जल्दी वाला वक्त है जब आप एक ग्रोइंग कंपनी को पकड़ सकते हो। उसके बाद वो हो सकता है कि आपको वो वाला भाव शायद ना मिले। जैसे डी मार्ट जब आपने पकड़ा या IRCTC भी आपने देखा होगा 320 रुपये के आसपास, तो वो भाव नहीं आया दोबारा। तो स्कैन 3 ये बहुत सिंपल सा स्कैन है। एक बार वो स्टॉक लिस्ट हो जाता है तो मैं जनरली बेस फॉर्मेशन का वेट करता हूँ। बेस 4-5 दिन की टाइटनेस हो सकती है, तो एक टाइट कंसोलिडेशन में देखता हूँ हमेशा चार्ट पर। टाइट कंसोलिडेशन इसलिए क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा बहुत कम रहता है, तो मुझे पता है एग्जिट कहाँ पे लेना है, तो पोजीशन साइज बड़ी बनती है। तो ये आयरेडा का एग्जांपल है
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये फॉलो थ्रू आया, इसमें दूसरा बेस बना, तो स्टॉक इजीली डबल हुआ। तो आईपीओ स्कैन यहाँ से थ्रो करता है। ये ट्रांसरेल मेरा बहुत रीसेंट ट्रेड है। ये स्टॉक ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इसने पुल बैक दिया अपने हाई के पास, फिर यहाँ एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन में पिवट बनाया, तो यहाँ एंट्री ली और अभी रीसेंट आईपीओ स्कैनर से ये स्टॉक आया। ये मेरा एंट्री क्राइटेरिया ये रहता है कि मैं टाइट कंसोलिडेशन देखता हूँ राइट साइड में चार्ट पे। वो कंसोलिडेशन 8% डेप्थ से कम होनी चाहिए, मतलब उस कंसोलिडेशन का हाई और लो के बीच का डिफरेंस 8% से कम रहना चाहिए, और उसका बेस लो मैं स्टॉप लगाता हूँ। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो मेरी लिस्ट में जैसे अभी ये स्टॉक है प्रिसीजन वायर करके, तो आप देखें कि ये शेकआउट भी हुआ, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया, तो अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो ये कंसोलिडेशन 7% की है। तो ये स्टॉक अगर इस कंसोलिडेशन से बाहर आएगा तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 7% है। तो 7% मानी, ये मतलब हुआ कि अगर मुझे 1% रिस्क लेना है पोर्टफोलियो का और 7% मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं 14% की पोजीशन साइज बना सकता हूँ। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंट, यानी स्टॉप लॉस 5% है तो पोजीशन साइज 20 तक की बन सकती है। अगर स्टॉप लॉस 7% है तो 14% में पोजीशन साइज बना सकता हूँ। तो मैं बेस लो रखता हूँ, स्टॉप लॉस 1% रिस्क लेता हूँ, तो जैसे इस केस में मेरा 14% पोजीशन साइज बन जाएगी। अब अगर स्टॉक सेम डे ऊपर जाकर के नीचे आ गया और वापस चला गया उसी रेंज में, तो मैं हाफ ट्रिम कर देता हूँ। हाफ ट्रिम इसलिए क्योंकि मैं उतना रिस्क तो मैंने लिया तो 1% था रिस्क, लेकिन मैं एक्चुअली में उससे कम लूज करूंगा अगर वो मेरी फेवर में नहीं चला, और बाकी का हाफ मेरे पास पड़ा रहेगा जब तक ओरिजिनल स्टॉप हिट नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्टॉक वापस से ऊपर को रिकवरी कर गया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थोड़े दिन कंसोलिडेशन करके, तो मैं वापस उसको ऐड कर लूँगा। तो इस तरीके से जब वो स्टॉक नीचे जाता है तो मेरी पोजीशन साइज हाफ हो जाती है, लेकिन वो स्टॉक जब ऊपर जाता है तो मेरी फुल पोजीशन साइज मेरे पास पड़ी हुई है। तो इस तरह से मेरा एंट्री क्राइटेरिया रहता है चार्ट के ऊपर। लेकिन ये चार्ट मैंने आपको बताया, जैसे मेरे पास एक स्मॉल लिस्ट है जिसमें अर्निंग है इनके पास, और ये जो मैंने फ्लैग किए हुए हैं ये वो नाम है जिनमें सरप्राइज है। तो इन फ्लैग्स को मैं अच्छे से देखता हूँ, जैसे मैं इनको अगर करूँगा तो ये सब वो नाम है जिनमें फ्लैग हैं जिनमें अर्निंग सरप्राइज है। तो इन स्टॉक्स को मैं पहले देखता हुआ चलता हूँ कि कहीं इनमें तो कुछ नहीं हो रहा, और नीचे वाले नामों में मैं जनरली उनको पढ़ता हूँ, जैसे अद्वैत हो गया या टाइम टेक्नो हो गया या CSB बैंक, फेडरल मोगुल, इनमें। तो ये फ्लैग में भी आपने कलर अलग दिया है दो स्टॉक को? हाँ जी, ये जनरली टाइम टेक्नो और SJS ऐसा है जो मैंने अभी ट्रेड रिसेंटली लिए थे तो मैंने ये सेल किए हैं, तो इसलिए मैंने उसको वैसा कलर दिया। जैसे टाइम टेक्नो का चार्ट आप देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। अभी आप यहाँ देखें तो इसका राइट साइड कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 6% डीप है। करेक्ट। तो मेरे पास अब ये सेटअप मेरे रेडार पे आ जाएगा, यहाँ अलर्ट लग जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो 6% स्टॉप लॉस, मतलब मैं 16% की पोजीशन साइज बना सकता हूँ 1% रिस्क पे। तो मैं 16% का टाइम टेक्नो ले लूँगा अगर मेरे पास कैश पड़ा है तो, और अगर ये चला गया ऊपर तो मेरे पास पूरा 16% रहेगा। अगर ये वापस क्वाट मार गया तो मैं हाफ ट्रिम कर दूंगा, हाफ लेकिन मेरे पास ओरिजिनल स्टॉप से पड़ा रहेगा। करेक्ट। वो इसलिए रहता है हाफ पड़ा क्योंकि अगर ये बेस भी टूट गया, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस में फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये भाव ऊपर गया और वापस आ गया तो फॉल्स ब्रेकआउट है, उसको जनरली हार्ड पुल बैक बोलते हैं टीए में। फॉल्स ब्रेकआउट होता है जब कंसोलिडेशन ही टूट जाए पूरी। तो फॉल्स ब्रेकआउट पहला सिग्नल होता है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब अगर आपको कोविड से पहले बाहर निकलना है तो भी आपको फॉल्स ब्रेकआउट ले जाएगा, किसी मेजर करेक्शन से बाहर आपको पहले ही आना है तो फॉल्स ब्रेकआउट आपको ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो को खाली कर देंगे। तो मेरे से अगर कोई पूछे कि मैं कैसे मार्केट टॉप आइडेंटिफाई करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो स्टॉक ही अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर कर देंगे सारे। तो डार्वस ने बोला कि स्टॉप लॉस ही उनका डिसाइड, वो उन्होंने बुक लिखी हाउ आई मेड $2 मिलियन। तो उन्होंने एक लाइन उसमें लिखी है, आई डिसाइडेड टू लेट माई स्टॉप लॉस डिसाइड। तो वो बोले क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं सारे मैक्रो पढ़ के पता लगाऊंगा यहाँ टॉप लगेगा। तो इसलिए बेस लो पर मेरी हाफ पोजीशन ओपन रहती है। वो इसलिए रहती है
कि मैं उतना अमाउंट मार्केट को विलिंग हूँ देने के लिए कि मार्केट मुझे ये बताए कि अब यहाँ टॉप लग रहा है। अगर मेरे पास 8 स्टॉक हैं पोर्टफोलियो में और अगर ऐसा हो गया कि 5-6 स्टॉक्स 3-4 दिन में ही फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ गए, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ अब इसमें से बाहर निकलना है। तो ये स्मॉल लिस्ट है जिसमें मैं फंडा भी चेक करता हूँ। मीडियम और लार्ज में ऐसा है, लार्ज में मैं फंडामेंटल चेक नहीं करता। ये 20,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज़ हैं, इनमें अगर लॉन्ग बेस या कोई सेटअप बन रहा है तो, लेकिन इनमें मेरी पोजीशन साइज़ थोड़ी बड़ी रहती है, फुल साइज़ पोजीशन रहती है। और मीडियम कैप नेम में मैं फंडामेंटल मैंडेटरी भी नहीं है चेक करना, बिकॉज ये प्रूवन बिजनेसेस हैं थोड़े। लेकिन स्मॉल में क्योंकि वो छोटी कंपनी है 3-4 हज़ार करोड़ की, तो फंडामेंटल पढ़ता हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन देखता हूँ, फिर आइडिया लगता है कि हाँ इस बिज़नेस में कोई कैटलिस्ट है कि नहीं है। तो इन सारे स्टॉक्स में मैं ट्रेड करूँगा। अभी इनमें मैं देखूँगा बायबल कौन से हैं, वो बायबल जाएंगे लिस्ट में। जैसे थायरोकेयर मेरी लिस्ट में आज बाइबल था। मैंने नहीं लिया इसको, मैं इन्वेस्टेड हूँ अभी। लेकिन आप देखें तो ये बड़ी छोटी सी एक कंसोलिडेशन थी 4% की। करेक्ट। और आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो यहाँ भी ये बाय था, यहाँ भी एक बाय था। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो बहुत लंबे बेस से बाहर भी आ रहा है वीकली पर। करेक्ट। तो ये आज मेरी लिस्ट में था, तो इसको यहाँ पे लेते तो फुल साइज पोजीशन बनेगी इस केस में 4% स्टॉप से 25% की। तो आपका 1% ही रिस्क रहेगा, लेकिन अगर स्टॉक आपकी फेवर में मूव कर गया तो आपको वहाँ पर मतलब उसी दिन आपको 2R 3R मिल जाएगा। मतलब ये रहता है इसका कि 4% का अगर स्टॉप लॉस है और मान लीजिए स्टॉक 12% चलता है, तो मैं 1/3 बेच के उसको रिस्क फ्री भी कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा ओरिजिनल वहाँ रहेगा, तब भी मैं कुछ लूज़ नहीं करूँगा। तो ये फ्री रोल हो जाएगा ट्रेड। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, मेरे रेडार पे थे आज। मैंगलोर केमिकल जैसे एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन में है। तो ये प्रिसीजन वायर है एक एग्जांपल, ये भी बहुत टाइट कंसोलिडेशन है। पावर मैक में ट्रैक कर रहा हूँ। JSW इंफ्रा में वो आपका भी एक सेटअप होगा इसमें कि वीकली चार्ट पर आप देखेंगे बहुत लंबा बेस है और ये नीचे जाना बंद हो गया है। तो पोर्ट सेक्टर की थोड़ी न्यूज़ भी आने लगी हैं धीरे धीरे। तो ओरियाना पावर है। तो मैं इसी लिस्ट में अर्निंग वाली या RS या IPO लिस्ट में वो वाले चार्ट्स फिल्टर करूंगा जिनमें राइट साइड मुझे एक कंसोलिडेशन मिल रही है 8% से कम की, ताकि मैं उनमें अपनी बाइंग कर पाऊँ। प्रेफरेंस उसको मिलेगी। ये मेरा वीकेंड होमवर्क रहता है कि प्रेजेंटेशन विजिट करना, कैटलिस्ट ढूंढना, फिर उन स्टॉक्स की लिस्ट बनाना। तो इस तरह से मैं इनमें एंट्री करता हूँ। जैसे सामी होटल मेरा एक रीसेंट एंट्री है। इसमें 7.5% का स्टॉप लॉस है मिल रहा मुझे। तो 7.5% 8% पे मेरी पोजीशन साइज 12.5% बनती है। तो मेरी पूरी पोजीशन 12.5 की पड़ी हुई है इसके अंदर। अब ये स्टॉक ऊपर वाली लाइन के नीचे अगर स्क्वाट करता है, यानी डे लो अगर ब्रेक करता, तो मैं हाफ ट्रिम करता। वो हुआ नहीं इस केस में अभी तक। तो इसलिए सामी पूरी 12-12.5% की पोजीशन साइज एक्टिव है। तो आप कह सकते हैं कि 2 स्टॉप लॉस रहते हैं मेरे जनरली, डे लो और बेस लो। डे लो पर हाफ रहता है और बेस लो पर हाफ रहता है। परफेक्ट। तो नीचे जाते हुए मुझे उसको पूरा नहीं रखना है साइज को। ऐसे ही आपका SJS का मेरा एक रीसेंट ट्रेड था, मैंने ये यहाँ 949 पे लिया। आप देखें तो SJS एंटरप्राइज की आप अर्निंग पे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे 28-34 करोड़, लगभग 20% का जंप है। और आप देखें SJS में मार्जिन भी 25% के कंसिस्टेंट है। स्टॉक नीचे में बेस बना रहा है। आप इसको पढ़ेंगे तो ये SJS, ये शिवा रामा कृष्णन, जोसेफ और श्रीनिवासन करके 3 प्रोमोटर, उनके नाम पर ये कंपनी है। अच्छा। SJS। और ये ऑटो एंसिलरी नाम है। ये अभी 70 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं कवर ग्लास के लिए। कवर ग्लास गाड़ियों में जो स्क्रीन आपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसका, ये अभी हम इंपोर्ट करते हैं इसको। तो कवर ग्लास ऑप्टिकल ग्लास से अलग ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में कवर ग्लास उड़ के नहीं लगता है। तो ऐसा केपेक्स कर रहे हैं। तो अगर ये सक्सेसफुल हुए तो इनका जो कंटेंट कॉस्ट है पर व्हीकल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो SJS में ये ट्रिगर बन रहा है। तो और प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है। SJS, ल्यूमिक्स ऑटो, ये सब महिंद्रा एंड महिंद्रा इनका की कस्टमर है। वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हो रही है, जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो SJS भी उसी कैटेगरी में है। तो इसलिए स्टॉक भी आप देखेंगे तो नीचे से आपका ये रिवर्सल सेटअप होके ऊपर को आया। तो ये जो ट्रेड है, ये अभी यहाँ पर भी एक टाइट कंसोलिडेशन थी। अगर आपका यहाँ पे मिस हो जाए तो आप देखेंगे अगर, तो ये बेस लो ऑलमोस्ट 5% ही डीप है।
तो रिस्क तो मुझे ऊपर भी लेना है, नीचे भी लेना है, तो मैं कहीं ऐसी जगह रिस्क ले लूँ, रिस्क तो उतना ही रहेगा मेरा। तो यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में आता है। तो इसलिए, और पोजीशन साइज भी बड़ी बनती है। तो 20% की पोजीशन साइज, देखिए अगर 20% की पोजीशन साइज वाला स्टॉक 20% चलता है तो मेरा पोर्टफोलियो 4% बढ़ता है। करेक्ट। अगर मैं पहले क्या गलती करता था, कोविड टाइम में मेरे पास 15-16 स्टॉक्स होते थे, तो वो एक स्टॉक की पोजीशन साइज 4% होती थी। तो वो डबल भी हो जाए तो पोर्टफोलियो 4% ही चला। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर एंट्री अच्छी है, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है और रिस्क भी कम है, उतना ही रिस्क है 1%, तो पोजीशन साइज क्यों ना मैं बड़ी ले लूँ। तो उससे होगा कि 20% का स्टॉक, जो पहले 4% वाला स्टॉक पोर्टफोलियो को 4% भगा रहा था डबल होके, वही काम 20% वाला स्टॉक सिर्फ 20% मूव करके कर देगा। तो फिर ये रियलाइज हुआ कि पोजीशन साइज भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 4 पिलर हैं स्ट्रैटेजी के, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट और पोजीशन साइजिंग। तो SJS का ही ट्रेड हुआ। ये सक्सॉफ्ट मैंने अभी रिसेंटली ही ट्रेड लिया। इसमें भी ये इनिशियली थ्रस्ट आया नीचे से, प्रायर अप ट्रेंड, स्टॉक ऊपर था। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैनेजमेंट बहुत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव में जा रही है, एक रेवेन्यू फोरकास्ट कर रहे हैं वो $500 मिलियन बाय 2030, जो अभी 800 करोड़ है, तो बोल रहे हैं 4 या 4.5 करोड़ हम रेवेन्यू कर देंगे 2030 तक। तो एक बहुत छोटा IT कैप नाम है, स्मॉल कैप स्पेस से है, अर्निंग रेटिंग अच्छी थी, तो स्टॉक वहाँ से चला ऊपर। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, पोजीशन साइज आपकी बड़ी बनेगी क्योंकि कंसोलिडेशन अच्छा है इसलिए। तो ये एक एग्जांपल CDSL का है। ये वो ट्रेड है जो काम नहीं किया, इसलिए मैं पहले एंट्री नहीं लेता। अभी इसमें भी स्टॉप लॉस 6% के हिसाब से 16% पोजीशन साइज बनेगी, लेकिन ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो ये मैं बोला कि आपको मार्केट हेल्थ, फॉल्स ब्रेकआउट से या प्री मैच्योर जो ये फॉल आया, इनसे पता चलता है कि मार्केट अब थोड़ी चॉपी हो रही है। तो यही एरियाज होते हैं जहाँ पे अक्यूमुलेशन चल रही है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। तो इसीलिए प्री मैच्योर एंट्री में नहीं लेता। ये भी एक एग्जांपल है BDL का। ये कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर था, 6.5% का स्टॉप लॉस था और सब कुछ रेडी था, लेकिन ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो प्री मैच्योर एंट्री में बहुत रेयरली लेता हूँ, बहुत रेयरली। तो अभी एग्जिट क्राइटेरिया मेरा क्या रहता है कि मेरा, देखिए ये इवॉल्व हुआ है मेरा ना एग्जिट क्राइटेरिया। जैसे बहुत पहले मैं कोविड टाइम में, मेरे मेंटर भी मेरे साथ थे, उन्होंने बोले लॉरेंस उठाओ, दीपक नाइट्राइट लो, तो वो वीकली चार्ट पे मुझे चलाते थे। तो वीकली चार्ट पे बालाजी अमीन एक बार 2400 से 2600 के बीच में 3-4 महीने वो सो गया। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न तो बड़ा अच्छा बना, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि और अच्छा क्या हो सकता था, ऐसे स्टॉक्स बेच करके जो बीच में 3-4 महीने कुछ कर ही नहीं रहे। टाटा एलेक्सी भी 5000 से 5400 के आसपास बहुत महीने तक सो गया था। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो इनको बेच करके दूसरे में जा सकते हैं। तो बेच के दूसरे में जाने लगे, तो वहाँ वो गम होने लगा कि इसको बेच दिया 30-40% पे, ये तो जाता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेंटालिटी स्विंग ट्रेडिंग वाली भी नहीं है और पूरा लंबा बैठने वाली भी नहीं है। तो करते ही हैं कि बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं। तो मेरा मेथड ऐसा है कि मैं स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग का कॉम्बिनेशन फॉलो करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मान लीजिए 10% पोजीशन साइज बनाई, तो वो स्टॉक जब 15-20% ऊपर जाता है तो मैं 30% बेच देता हूँ, क्योंकि वो ट्रेड मेरा गारंटीड गेन में हो गया। तो बाकी का जो मेरा बचा है पोजीशन साइज, जैसे 100 शेयर लिए, 30 बेच दिए, 70 बचे हैं। वो जो 70 बचे हैं उसमें मैं 21 EMA को फॉलो करता हूँ डेली चार्ट पर, जो अभी हमने देखी। तो डेली चार्ट पर 21 EMA या स्विंग लो विच एवर इज़ हायर करके, ऐसा मेरा एक स्ट्रैटेजी है। जैसे SJS के केस में मैं अगर ये सब कुछ हाइड करूं, तो मैंने यहाँ लिया, यहाँ लेने के बाद ये ऊपर गया स्टॉक, इसने बेस बनाया, बेस बना के जब ये ऊपर गया, तो मैं इस स्विंग लो पे, इस बॉक्स लो पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। ये हो गया स्विंग लो। और ये जब ऊपर जा रहा है, अभी मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं करूंगा जब तक नया हाई नहीं बनेगा, तब तक 21 EM में मैं मैनुअली ऑब्जर्व करूंगा स्विंग लो और 21 EM में विच एवर इज हायर। ये मेरा मेथड है। अब ये जब नया हाई बन गया तो मैं इस बॉक्स लो पे स्टॉप ले आऊँगा 1080 पे। उसके बाद ये स्टॉक ने, आप देखें यहाँ पर 4-5 दिन फिर बेस बना के ऊपर गया,
तो मैं बॉक्स लो पे स्टॉप शिफ्ट कर दूंगा 1125। करेक्ट। 1125 के बाद अब मैं स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट यहाँ करता अगर ये हाई बनाता, करेक्ट, वो बनाया नहीं तो 21 EM में ब्रीच कर दी अच्छी वॉल्यूम पे, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 970 949 मेरा बाय प्राइस था, वो ऑलमोस्ट 30% रिटर्न लेकर के मैं निकल गया। अभी कुछ ट्रेड ऐसे भी लग जाते हैं हाथ, जैसे BSC एक बार हाथ लग गया था, वो 547 से चलता ही रहा 2100-2200 रुपये तक बिना 21 EM में ब्रीच किए। हाँ, तो BSC का अगर आप चार्ट देखेंगे तो पिछली साइकिल में जो BSC का क्या हुआ इधर कि ये वाला एक ट्रेड था 547 उस टाइम भाव था जब मैंने इसको ट्वीट भी किया है वहाँ पर। उसके बाद ये स्टॉक ने 21 EM में ब्रीच ही नहीं करी, उसके बाद यहाँ कहीं 2100-2200 रुपये पे जाके ब्रीच करी। ऐसा स्टॉक मेरा एक मिस हुआ था, आनंद राठी, जो मैं आपसे बता रहा था। आनंद राठी ने भी यही किया था, इसने भी 21 EM में ब्रीच नहीं की थी और बहुत लंबे टाइम तक ये स्टॉक इतना आराम से डबल हो गया था, डबल ट्रिपल तक गया और डिसाइसिवली जिस ब्रीच को आप बोलते हैं वो इधर जाके हुआ था। तो ये मेरा एक एग्जिट क्राइटेरिया है कि मैं स्विंग लो और 21 EM में विच एवर इज हायर इसको फॉलो करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टॉक वर्टिकली भाग जाता है सीधा ऊपर 40% 50%, तो उस केस में मैं उसको आधा ट्रिम कर देता हूँ फिर भी। करेक्ट। उस केस में डैन जेंगर से मैंने सीखा है कि ट्रेंड लाइन बेस्ड मेथोडोलॉजी भी होती है। जैसे एक ये क्यूपिड का आप एक चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक ट्रेंड लाइन है, बहुत स्टीप है ये चार्ट। तो आप जब तक 21 EM में का वेट करेंगे आपका बहुत सारा गेन चला जाएगा। ये तो फिर भी ठीक है, कभी कभी तो बहुत स्टीप हो जाती है ट्रेंड लाइन, तो उस केस में मैं और 50% सेल कर देता हूँ और बाकी के पोर्शन को मैं ट्रेल करता चलता हूँ। वो बाद में भी ऐड हो सकता है, अभी भी ये स्टॉक चल ही रहा है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट था, आप देखें कि गया नीचे, नीचे जाने के बाद फटाफट ऊपर आ गया और कितनी अच्छी इसमें कंसोलिडेशन थी राइट साइड में। तो ये मेरा पूरा मेथोडोलॉजी है SJS का, जो मैंने आपको ट्रेड समझाया, और एंट्री एग्जिट पोजीशन साइजिंग, ये पूरा मेथड है। राइट जी। तो अभी मैं आपको यही पूछने वाला था, जब ये प्रेजेंटेशन चल रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो? मैं पोजिशनल ट्रेडर थोड़ा अपने आप को ज़्यादा मानता हूँ। स्विंग मैं करता होता तो मैं फंडामेंटल फिर चेक नहीं करता, फिर मैं ट्रेड करता। मुझे जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी कोई स्टॉक जब मिस हो जाता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये तो मेरे पास था और मैंने बेच दिया और ये चले जा रहा है। तो मैं थोड़ा पोर्शन उसका रखता हूँ अपने पास, उसको फ्रीली ट्रेल करता चलता हूँ। लेकिन वीकली चार्ट में नहीं लगाता हूँ उस केस में, मैं डेली पर ही उसको चलाता जाता हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि लिस्ट में मेरे पास 40 नाम है, मैं एक से निकलूंगा तो दूसरा मुझे एंट्री देगा, तो मैं ऐसे करके चर्न करता रहता हूँ। लेकिन कुछ पोर्शन में 21 EM में से जब तक वो स्टॉक जा रहा है मैं तब तक ट्रेल करता हूँ उसको। करेक्ट। और सर आपके जो रिटर्न्स रहे हैं साल के, तो मतलब आपका बेस्ट साल कौन सा था और कितना % रिटर्न था? बेस्ट साल था मेरा कोविड वाला, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अकेला, मेरे पास मेंटर भी थे, वो भी मुझे गाइड कर रहे थे। तो वो साल मेरा बहुत अच्छा रिटर्न रहा। उस टाइम एक इंडोनेशियन अकाउंट था, एक इंडियन अकाउंट था। उस टाइम उसमें भी 140% बना इंडिया वाले में, इंडोनेशिया वाले में और ज़्यादा रिटर्न बना क्योंकि उधर वो मेरे को गाइड कर रहे थे, तो ये उनकी मास्टरी थी उसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ले लो, तो मैंने भी पढ़ा, मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा। तो वो बैठने का जो पेशेंस है, जैसे मैंने बोला कि वो कोई मेंटर है अगर आपके पास तो आपका लर्निंग कर्व थोड़ा छोटा हो जाता है। तो वो 2021-22 वाला पीरियड, 20 से 22 वाला पीरियड बहुत अच्छा पीरियड रहा, बहुत ज़्यादा। ओके। और आपका सबसे मतलब जैसे आपने बताया यहाँ पे आप रिस्क तो बहुत कैलकुलेटिव लेते हो, बट कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती कर दी हो कुछ ऐसी जो आपको आज भी याद आती है कि यार ये मैंने गलती वो टाइम पे कैसे कर दी थी? नहीं, गलतियां तो होती रहती है जनरली। जैसे 2020, 21, 22 में हम ट्रेड जर्नल भरने बैठते थे तो ये रियलाइज़ होता था यहाँ तो एंट्री नहीं थी, ये ली क्यों एंट्री, तो इस तरह की गलतियाँ होती थी। स्टार्टिंग में जो हुआ था गलती 19 में, वो तो मेरा पोर्टफोलियो ही पूरा वाइप आउट हो गया था क्योंकि मैंने SME स्टॉक था एक, उसके अंदर तब TA आता नहीं था और वो एक गुजरात बेस्ड कंपनी थी GICO प्रोडक्ट्स करके, उसमें मैंने पैसा ज़्यादा लगा दिया था, पोजीशन साइज़ वगैरह कुछ पता नहीं था। तो ऑफिस में हम लोग जैसे घूमते फिरते कुछ आइडेंटिफाई करा, फंडामेंटल पढ़ा था तो पैग रेशियो 1 से कम होना चाहिए, रॉस जो है 25 से ज़्यादा होना चाहिए, सारे फिल्टर लगाए उसमें वो आ गया SME नेम।
एक किन्हीं लेजेंडरी इन्वेस्टर थे, उनका इंटरव्यू सुना, वो बोलते थे इंडिया में पैसा बनाना है तो HDFC, एशियन पेंट, इनसे बनेगा नहीं, छोटे वालों से बनेगा। तो वो दोनों चीज़ें मैंने मर्ज करके कुछ खिचड़ी सी पकाई और वो कंपनी ले ली। और वो उसकी स्टोरी है बड़ी, वो कंपनी में कैसे कैसे प्रोसेस चला। वो किसानों का फॉरेस्ट वेस्ट कलेक्ट करके बायो पैलेट बनाएंगे, बायो पैलेट को सारे जो ये कोल वगैरह जहाँ यूज़ होता है गुजरात में, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो वो स्टॉक 24 रुपये में मैंने लिया, वो चला। और जैसे आप करते हैं स्टार्टिंग में, अपने रिलेटिव को भी दिलाते हैं, अपने ऑफिस में भी सबको दिलाते हैं, तो वही मैंने भी करा। वो 36-38 रुपये हो गया। तो वो फिर प्रमोटर आए, उन्होंने बोला कि अभी हमें देखो कतर से एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आया है, कोटेशन मांगी है उन्होंने, वो स्टॉक और चला। तो 50-55 रुपये हो गया था उस टाइम। कॉन कॉल भी वो कंपनी कर रही थी, तो माइक्रो कैप कंपनी कॉन कॉल भी कर रही है। और फिर एक प्रमोटर थे हर्ष भाई करके, उन्होंने अपना सारा स्टेक बेच दिया 37% का। किसी ने कॉन कॉल में पूछा, वो कह रहे इनको अपने मेडिटेशन वगैरह करनी है इस करके, तो वो स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ 85 रुपये से आसपास। तो मैं एवरेज करता गया, वो मेरी मिस्टेक रही बहुत बड़ी कि मैं एवरेज करना शुरू हो गया, और मैं बोलता भी रहा, और भी खरीदवा दिए मैंने दोस्तों को। और बाद में वो फिर GST फ्रॉड में कुछ इशू हुआ, पकड़े गए, और वो स्टॉक पेनी स्टॉक है अभी तो 2-3 रुपए का ही है। अच्छा, है अभी भी आपके अभी भी लिस्टेड है वो, मतलब मेरे पास नहीं अच्छा। है, लेकिन वो 2-3 रुपए का ही स्टॉक है। तो वो मेरी भारी मिस्टेक थी कि मैं एवरेज डाउन पहले बहुत करता था। तो मैं TA सीखने के बाद भी मुझे स्टार्टिंग में होता था कि नहीं ये तो बेस बनाएगा और इसको एवरेज डाउन कर लो, या प्री मैच्योर बाइंग हो गई। तो वो मिस्टेक बहुत रहती थी जनरली। बहुत मज़ा आया सर आपके साथ। मैंने भी ये सेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी है ना, जो मैं अपनी चीज़ों में ऐड करूँगा, क्योंकि भले मेरी मेथड अलग है, बट अगर मैं ये आपका क्वार्टरली रिजल्ट वाला लॉजिक अगर अपने मेथड में ऐड कर दूँ तो शायद मैं भी बहुत जल्दी मल्टीबैगर स्टॉक्स को पकड़ने लगूँ। और वैसे मैं आप सबको बता दूँ, यहाँ पे हमने जितने भी चार्ट्स वगैरह शेयर किए हैं, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सर अपनी मेथड बताने के लिए। ऑब्वियसली मेथड बतानी है, कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने पड़ेंगे, उस वजह से ही हमने सिलेक्ट किए हैं। तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट देखने से, सर के साथ जो सर ने जो अपनी लर्निंग शेयर की है। मेरा पर्सनल इंटेंशन ये होता है कि जैसे सर ने बोला कि हर एक ट्रेडर की लाइफ में एक अगर मेंटोर होता है तो लर्निंग कर्व छोटा हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के पास ऐसे ट्रेडर्स के वीडियो लेके आऊँ ना, जो आपको एक अच्छी लर्निंग सिखाए। सर आपको जो 8-10 साल लगे ये सीखने के लिए, आज कोई ये वीडियो देख के शायद 1 घंटे में सीख जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डायरेक्शन मिल जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। तो विश आप लोगों को भी मज़ा आई होगी। और सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? ये बहुत अच्छा रहा। ऐसा प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के प्लेटफॉर्म इंडिया में बहुत कम है। और क्योंकि फॉरेन में आप देखेंगे तो हैं चैनल्स जो करते हैं मेथोडोलॉजी, बट इंडिया में हमारे एक तो लिटरेचर काफ़ी लेट आई है, तो वो लिटरेचर को साथ में रख के बताने वाले और डेडिकेटेड चैनल काफ़ी कम है। और ट्रेडर्स के लिए तो स्पेशली कंटेंट बहुत कम है, इन्वेस्टर्स के लिए तो फिर भी आपको मिल जाएगा। तो आपके यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, अपॉर्चुनिटी मिली एक। थैंक यू सर। एंड मैंने ये नोटिस किया कि आप जो आपने बोला आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, आपको पेज नंबर भी पता है सर? जी वो मैं थोड़ा काफ़ी टाइम से पढ़ते जा रहा हूँ, तो इसलिए वो याद, कुछ बुक्स हैं जो मैं बार बार पढ़ता हूँ तो वो याद हो जाती हैं। बहुत ही सही है सर, मतलब इससे पता चलता है कि आप कितने बेस से आपने पढ़ के वो चीज़ों को समझा है। अच्छा सर, आपने जो कुछ इंडिकेटर्स, मतलब कुछ आपने स्कैनर्स की बात की, क्या वो स्कैनर्स आप हमें दे देंगे तो हम ये डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड कर देंगे, जिससे लोगों का थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये वीडियो में। वेलकम है। एंड अगर आपको भी ये आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, और अगर आपको लगा है कि ये इंटरव्यू में थोड़ी भी वैल्यू आपको मिली है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को, जैसे सर बोलते थे कि जो कुछ खरीदते थे वो किसी को बताते थे, वैसे आप ये चीज़ आपने अच्छी सीखी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आई विश कि वो भी आपको बोलेगा थैंक यू ये वीडियो शेयर किया उसके लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
सर आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तो मैंने आपको देखा है कि आप हो, और कोई जगह पे आप हो जहाँ पे लोग आपको फॉलो कर सके? नहीं, मेरा बस अपना चार्टिट्यूड नाम से प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं, क्लासेस में वहाँ वीकेंड पे लेता हूँ, बाकी और जगह में नहीं हूँ अभी। तो मैं सर की सोशल मीडिया लिंक जो है वो नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज सर को ट्विटर पे भी पूछ सकते हो। और आपका क्या बेस्ट पार्ट था ये इंटरव्यू में, आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आप वो वाले पार्ट को वीडियो कट करके ट्विटर में टैग कर दोगे मुझे, सर को, तो भी हमें अच्छा लगेगा। तो बस यही था आज का हमारे ये वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू।